स्ट्रिंग यानी टेक्सचुअल में, ठीक है। तो अब देखिए एक ये लाइन लिखी हुई है, अगर आप लोगों ने इसको पढ़ा हो कब से लिखी हुई है, क्या है, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज्ड इन कोट्स, ठीक है। क्या मतलब, स्ट्रिंग क्या है, एक सिक्वेंशियल टाइप है जो कैरेक्टर्स को इनक्लोज करके रखती है, कहाँ पे, कोट्स के अंदर, ठीक है। अब या तो ये सिंगल हो सकते हैं, डबल हो सकते हैं, या ट्रिपल हो सकते हैं। और एक बुलेट यानी आप इसको एक बोल्ड लेटर समझ लें, क्या लिखा हुआ बोल्ड के अंदर, इम्यूटेबल। स्ट्रिंग क्या है, एक इम्यूटेबल टाइप है, यानी अगर आपने इसको एक बार बना दिया तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या होते हैं, ये चीज़ आप लोगों को क्लियर है। म्यूटेबल क्या होते हैं, ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स चेंजेबल, ठीक है। और इनम्यूटेबल नॉन चेंजेबल, ठीक है। अब देखिए मैं अगर थोड़ा सा स्क्रॉल करूँ इसको, स्ट्रिंग को बनाने के कुछ तरीके लिखे हुए यहाँ पे, 4 तरीके हैं। कौन कौन से पढ़ें, सिंगल कोटेशंस, डबल कोटेशंस, ट्रिपल कोटेशंस, ये तो हमने प्रीवियस 2 क्लासों में करते हुए आए। सिंगल कोटेशन का मतलब और डबल कोटेशन का मतलब सेम ही होता है, कोई उनमें डिफरेंस नहीं है। बट ट्रिपल कोटेशन क्या होती है, ट्रिपल कोटेशन क्लियर नहीं है, ठीक है, मल्टी लाइंस के लिए यूज करते बिल्कुल। हैं और एज इट इज ट्रिपल कोटेशन आपका सेम फॉर्मेट प्रिंट करता है। सेम फॉर्मेट से मुराद यानी जिस फॉर्मेट के अंदर आप उस स्ट्रिंग को बनाएंगे उसी फॉर्मेट के अंदर वो आपको डिस्प्ले करेगा, डबल नहीं करता। अगर मैं डबल कोटेशन के अंदर लाइन ब्रेक करूं तो वो नहीं करेगा। ट्रिपल कोटेशन के अंदर अगर आप लाइन ब्रेक करते हैं तो वो प्रिंट भी लाइन ब्रेक करके ही करेगा। जी, आप जिस फॉर्मेट में लिखते हैं, जितनी लाइंस में लिखते हैं, ये उसी फॉर्मेट के अंदर आपको प्रिंट करके देता है। ये बात क्लियर है। अच्छा, अब एक चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है रो स्ट्रिंग। ये क्या है, आर स्ट्रिंग, ये पता है किसी को, ये आपको उसकी रो, अगर आपने गिटहब अभी यूज़ करते हैं आप सब, उसके ऊपर देखा होगा कि जब आप सोर्स कोड अपना पुश करते हैं उस पर, तो एक रो कोड का ऑप्शन आ रहा होता है आपके राइट पे। कभी उसको क्लिक करके देखा क्या आता है उसका, एक आपकी पूरी जो फाइल है वो एक रो फॉर्मेट के अंदर प्रिंट हो जाती है, ठीक है। मतलब कि उसकी जो जो फंक्शनैलिटी है, जो जो उसमें काम हो रहा है, वो सारा जो आपके बिहाइंड द सीन्स काम हो रहे हैं वो भी उस पर डिस्प्ले होते हैं, और जो ऑन द स्क्रीन काम हो रहा है वो भी उस पर आ रहा होता है। ये बात समझ आ रही है, ये बात समझ आ रही है ना, कि जो चीज़ें, हाँ वो मैं करके दिखाता हूँ, जो चीज़ें आपको हिडन होती हैं वो चीज़ें भी आपको रो फाइल के अंदर दिख जाती हैं। अब इसकी एक बेहतरीन सी एग्जांपल देखें, नीचे है, मैं इसको एक कोड भी करूँगा, बट एक चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, इस चीज़ का क्या मतलब है। मैंने सिंपल हेलो वर्ल्ड तो लिखा हुआ है, इस चीज़ का मतलब क्या है, बीच में बैकस्लैश टी, बैकस्लैश एन, डबल बैकस्लैश डी, ये क्या चीज़ है, से टैब होगा और न्यू से एन से ये न्यू कुछ लाइन। हमारे पास स्पेशल आप समझ लें कैरेक्टर्स होते हैं जिनके थ्रू हम कुछ स्पेशल काम कर सकते हैं। अच्छा, ये जो है वो स्ट्रिंग फॉर्मेटर, हमारे पास स्ट्रिंग फॉर्मेटर नाम की एक चीज़ होती है इन द स्ट्रिंग, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं फॉर मैनेजिंग द स्ट्रिंग वैल्यूज इन अ डिफरेंट वे। अब जनरली क्या होता है, हमारे पास स्ट्रिंग की वैल्यू एक सेंटेंस की फॉर्म के अंदर राइट की जाती है, इसी तरीके से एक पैराग्राफ की फॉर्म के अंदर राइट की जाती है। मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पैराग्राफ के अंदर कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर बोल्ड हो जाए, मैं चाहता हूँ कि पहली लाइन लिखने के बाद दूसरी लाइन ब्रेक हो जाए और एक टैब का स्पेस देकर मैं अपने कंटेंट को या फिर अपनी टेक्सचुअल वैल्यू को नेक्स्ट लाइन से शुरू करूँ, तो उसके लिए मैं स्ट्रिंग फॉर्मेटर का इस्तेमाल करता हूँ। इस लाइन के अंदर भी स्ट्रिंग फॉर्मेटर्स को ही राइट डाउन किया गया है। ये जो बैकस्लैश टी लिखा हुआ है, बैकस्लैश टी का मतलब है टैब,
और ये जो बैक स्लैश एन है इसका मतलब लिखा हुआ है न्यू लाइन, और ये जो बैक स्लैश डी है ओके। अच्छा जी, हमजा भाई इसको चला कर दिखाएं एक मरतबा। अच्छा जी, अब देखें, अभी जैसे मैंने रो फाइल को आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था कि वो बिहाइंड द सीन्स आपके सारी चीज़ें दिखा रहा होता है, ठीक है। अब देखें, ये जो फॉर्मेटेड हैं, बैक स्लैश टी यानी टैब, टैब के बटन से आपका क्या काम होता है, 4 स्पेसेस आते हैं, ठीक है। तो बैक स्लैश टी का काम ये होता है कि वो आपकी लाइन में 4 स्पेसेस ला देता है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद बैक स्लैश एन, बैक स्लैश एन का मतलब होता है कि जहाँ पे आपने लगाया है वहाँ से वो न्यू लाइन में आ जाता है, यानी अब वो आगे कंटिन्यू नहीं करता, वो न्यू लाइन के अंदर से कंटिन्यू करेगा। फिर डबल बैक स्लैश डी, ये क्या है, डबल बैक स्लैश डी है, इसका एक कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा है, एक बैक स्लैश रिमूव हो जाएगा, एक रह जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। अब ये जो मैंने आर लगाया है, ये देखिए ये एक फंक्शनैलिटी है। अगर मैं इसको नॉर्मल स्ट्रिंग के अंदर आपको प्रिंट करके दिखाऊं, ठीक है, अब देखें ये हुआ क्या, गौर से देखिएगा मेरा फॉर्मेट क्या था। पहले मैंने कहा हेलो एंड देन बैक स्लैश टी, तो हेलो के बाद इसने 4 स्पेसेस यहाँ पे लेके आया, सही है, विजिबल है सबको। देन देन उसने क्या किया, मैंने लगाया था बैक स्लैश एन, बैक स्लैश एन से क्या हुआ, इसने न्यू लाइन जनरेट करी, ठीक है। ये आ गई हमारी न्यू लाइन, दिख रही है सबको, क्योंकि एक स्पेस उसमें ऑलरेडी मौजूद था तो यहाँ पे भी एक स्पेस आ गया। देन हमने लगाया हुआ था डबल बैक स्लैश डी, उसका काम क्या था, सिंपल उसका काम ये है कि वो एक बैक स्लैश रिमूव कर देगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो एक बैक स्लैश रिमूव हो गया और एक बैक स्लैश रह गया। एक फॉर्मेटर हमारे पास होता है बैक स्लैश बी, जो क्या काम करता है, बैक स्पेस। बैक स्पेस का क्या मतलब होता है, एक कैरेक्टर आपके पीछे जाके उसको कट करना, ठीक है। तो मैं जहाँ पे भी बैक स्लैश बी लगाऊंगा वो पीछे से एक कैरेक्टर रिमूव कर देगा। अब ये तो था हमारा नॉर्मल स्ट्रिंग के अंदर जो हमने फॉर्मेट लिखा वो आ गया, बट जब मैंने उसको रॉ स्ट्रिंग में लिखा यानी आर स्ट्रिंग में लिखा, तो जो भी उसके बिहाइंड द सीन काम थे वो उसने मेरे को दिखा दिए। ये दिख रहा है आपको, जो भी उसकी लाइन के अंदर बिहाइंड द सीन्स काम हो रहे थे वो उसने मेरे को शो करा दिए। ये बात क्लियर हुई? अच्छा, आप स्ट्रिंग को देखें ना एक मरतबा तो आपको ये डब क्लियर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखें हेलो, हेलो के आगे एक स्पेस है, ये स्पेस कहाँ से आया है, ये बैक स्लैश जो टी है इसकी मदद से ये स्पेस आया है, ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट लाइन के ऊपर चले जाएं तो ये जो बैक स्लैश एन है, बैक स्लैश एन का मतलब है न्यू लाइन, न्यू लाइन के ऊपर नई स्ट्रिंग की वैल्यू को प्रिंट करो। अब न्यू लाइन के ऊपर नई स्ट्रिंग की वैल्यू है वर्ल्ड, तो वर्ल्ड जो है वो न्यू लाइन के ऊपर हमारे पास शो अप हो रहा है, सिंपल एज दैट। बैक स्लैश टी का मतलब है टैब यानी टैब स्पेस, और बैक स्लैश एन का मतलब है न्यू लाइन। बस अभी के लिए इतना ही समझ लें, वही बेहतर है। जी, आपको कोई सवाल है? देखें, ट्रिपल कोटेशन के अंदर अगर मैं यही काम करूं, ये वाला जिस तरह मैं चाह रहा था, मैं आपको करके दिखाता हूँ।
अच्छा, अब मैं यहाँ पे फॉर्मेटर नहीं लगाऊंगा, ठीक है, मैं फॉर्मेटर हटा रहा हूँ सारे। अब देखें बैकस्लैश n का मतलब क्या था, न्यू लाइन, तो मैंने यहाँ पे इंटर करके न्यू लाइन में आ गया। बैकस्लैश t का क्या मतलब है, टैब, तो मैं 1 2 3 4 स्पेसेस यहाँ पे ऐड कर दी, ठीक है, ये बात समझ आई। अब देखें ट्रिपल कोटेशन और डबल कोटेशन में फ़र्क ये है कि मैं अगर डबल कोटेशन सिर्फ सिंगल लाइन के अंदर काम कर सकता हूँ, ठीक है, सिंगल लाइन में जिस फॉर्मेट में लिखूंगा वो उस फॉर्मेट के अंदर प्रिंट कर देगा। अगर आप कुछ फॉर्मेटर यूज़ करते हैं तो वो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। बट ट्रिपल कोटेशन के अंदर आप क्या करते हैं कि आप अगर लाइन ब्रेक करते हैं, जितनी लाइन में मल्टीपल लाइंस के अंदर आप लिख सकते हैं, ठीक है, और आप इसके अंदर फॉर्मेटर भी यूज़ कर सकते हैं कोई सा भी। जस्ट सिंपल ये एक इसमें डिफरेंस है कि एक सिंगल लाइन है और एक मल्टीपल लाइन है। क्लियर है, ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखें ये हमने देख लिया फॉर्मेटर्स हमारे पास क्या क्या थे। अब देखें एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर इन पाइथन, ये क्या है, यही अभी हमने बताया फॉर्मेटर्स जो थे हमारे। बैकस्लैश b का क्या मतलब है, एक बैक स्पेस प्रेस करना, देन बैकस्लैश t 4 स्पेसिस ऐड करना, ठीक है। सिंगल बैकस्लैश कुछ नहीं होता, रिमूव हो जाएगा, डबल बैकस्लैश एक रिमूव हो जाएगा और एक रह जाएगा, और कुछ नहीं है। अब आते हैं यूनिकोड कैरेक्टर्स। ये यूनिकोड कैरेक्टर्स क्या हैं, किसी को पता है? अच्छा, लास्ट फर्स्ट क्लास में आई थिंक हमने ASCII कोड्स का बताया था, वो याद है आपको? क्या होता है ASCII कोड्स? ठीक है, एक वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं जो आपके अल्फ़ाबेट को प्रिंट करने के लिए यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है। लाइक अगर मैं 65 कहता हूँ तो वो ASCII कोड जब कन्वर्ट होगा कैरेक्टर्स में तो उसका कैरेक्टर क्या बनेगा, कैपिटल A, ठीक है, ये बात समझ आ गई ASCII कोड। तो सिमिलर यही होता है यूनिकोड। अब इसमें डिफरेंस क्या है, देखें ASCII कोड जस्ट आपके इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, आई थिंक 26 हैं, ठीक है, तो वो स्मॉल एंड कैप्स के अंदर दोनों को काउंट करता है, स्मॉल अलग हैं और कैपिटल अलग हैं, लाइक ABCD, इनका एक न्यूमेरिकल कोड जनरेट करता है ASCII कोड, ठीक है, ये बात समझ आ रही है? नहीं, बाइनरी अलग है, ASCII अलग है, बाइनरी अलग है। बाइनरी वो 1 और 0 होते हैं जस्ट, ठीक है, जो आपकी मशीन लैंग्वेज होती है। बट हम बात कर रहे हैं ASCII कोड्स की। ASCII कोड्स क्या होते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं लाइक 66, 67, 68, 97, 98, ठीक है, ये आई थिंक 126, 127 तक जाती है। अब इसके अंदर आपके सारे कैरेक्टर्स स्टोर हैं, हर नंबर का एक मीन्स है कि उसमें कोई कैरेक्टर होगा। बट यूनिकोड क्या करता है, ASCII कोड की एक चीज़ आप नोट करिएगा कि वो जस्ट इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स के लिए न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं और कुछ नहीं। देन आते हैं यूनिकोड। अब ये यूनिकोड क्या करता है, ये आपके कैरेक्टर्स की भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू आपको देता है, हेक्साडेसिमल, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा। Python also support Unicode escape characters which are used to represent Unicode characters. These characters are denoted by \u, ठीक है। अगर आपको इनको रिप्रेजेंट करना है तो किससे होता है, \u से, फॉलोड बाय द 4 डिजिट हेक्साडेसिमल कोड, यानी ये जो कोड होता है 4 डिजिट्स का होता है, \u के बाद 4 डिजिट्स का एक कोड होता है ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब देखें यूनिकोड के अंदर आपके पास क्या क्या होते हैं, आपके सिंबल्स भी आते हैं, आपकी इमोजीज भी आती हैं, आपके मल्टीपल लैंग्वेज के कैरेक्टर्स भी आते हैं, ठीक है, यानी यूनिकोड के अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं इन सिंपल वर्ड्स। ये वाली बात समझ आई? ये सारा बिहाइंड द सीन काम है, ठीक है, ये सारा क्या है, बिहाइंड द सीन काम है कि अगर मैं \u और 400041 लिखता हूँ, ठीक है, तो इसका जो मतलब होगा जब ये कन्वर्ट होगा कैरेक्टर्स में तो ये क्या प्रिंट करेगा, कैपिटल A, ठीक है। मैं जब 42 लिखूँगा कैपिटल B, 43 कैपिटल C, 44 कैपिटल D, इस तरह से। अच्छा देखें, जब आप
किसी जॉब का इंटरव्यू देने जाएंगे ना, तो वहाँ पर आपसे ये नहीं पूछेंगे कि व्हाट इज़ अ स्ट्रिंग, व्हाट इज़ अ नंबर, व्हाट इज़ अ बूलियन। वो ये पूछेंगे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए इन यूनिकोड, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सी इन हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 0 and 1 इन इन 0 और 1 किसके अंदर होते हैं भाई? बाइनरी। तो 0 और 1 का क्या मतलब है? ट्रू एंड फॉल्स। तो कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ें प्रोग्रामेटिकली वर्क करती हैं, और इन जनरल हमारे सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, मतलब हमारे सिस्टम को समझाने के लिए हम यूनिकोड कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, हेक्साडेसिमल का इस्तेमाल तो हम एल्गोरिथम्स के अंदर करते हैं, बट स्पेसिफिकली ये जो यूनिकोड कैरेक्टर्स होते हैं ये हमारी पिक्चर्स के अंदर स्टोर होते हैं। अगर आपको इल्म हो कि आप कोई भी स्पेसिफिक पिक्चर ले लें, अगर आप उसको डिकोड करेंगे, यानी ये देखेंगे कि भाई ये पिक्चर कैसे बनाई गई है वाई यूजिंग एन स्पेसिफिक थिंग इन द मोबाइल फ़ोन, तो आप देखेंगे कि भाई उसके पीछे भी कोई स्पेसिफिक यूनिकोड होगा। तो ये जो है वो प्रोग्रामिंग लेवल के ऊपर इस्तेमाल किए जाते हैं। सो इन शॉर्ट यही है। बाकी ये है कि आम तौर पर कोई इसका इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि आपको इसकी नीड नहीं पड़ती, बट आपने कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाया तो उसके अंदर आपको यूनिकोड कैरेक्टर्स का इस्तेमाल के बारे में कहा जा सकता है। इसके साथ साथ एस्काई के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर एस्काई कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करते हुए आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप बड़े प्रोजेक्ट्स में करेंगे। अभी के लिए सिर्फ ओवरव्यू ले लें सो डैट आपको नो हाउ हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई? आगे आप अब देखें, लिखा हुआ है परफॉर्मिंग डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। अब स्ट्रिंग के ऊपर अगर आप डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हैं तो क्या आपका आउटपुट आता है? अच्छा हमजा भाई, ये बताएं कि एवरीथिंग इन पाइथन इज़ एन ऑब्जेक्ट, इसका क्या मतलब है? एवरीथिंग इज इन पाइथन इज़ एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब देखें सिंपल है कि आपके पास जो भी चीज़ें पाइथन के अंदर यूज़ हो रही है वो एक अदद ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि उसकी कोई क्लास भी है, क्लास के कोई मेथड्स भी हैं, ठीक है। अब वो मेथड्स क्या काम करते हैं, अब देखें ऑब्जेक्ट आप बताते हैं तो उसकी कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं, लाइक कीवर्ड्स होते हैं, मल्टीपल चीज़ें होती हैं ना। आप मेथड्स भी बनाते हैं, उसमें कंस्ट्रक्टर भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपकी क्लास के अंदर। तो ये सिंपल जैसे आप पाइथन के अंदर एक हर चीज़ अगर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि आप उसमें अपनी क्या कर सकते हैं, कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाह रहे हैं किसी भी चीज़ में कस्टमाइजेशन करना तो आप उसी क्लास में जाके कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही बताया। मैं एक और मरतबा क्लियर करता चलूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको कहीं सुनने को मिलेगी कि भाई एवरीथिंग इन पाइथन इज़ एन ऑब्जेक्ट, यानी पाइथन के अंदर जो भी फंक्शन होता है, पाइथन के अंदर जो भी वेरिएबल होता है, पाइथन के अंदर जो भी लूप होगा, या भी किसी किस्म की भी फंक्शनैलिटी हम पाइथन का इस्तेमाल करते हुए अचीव करेंगे ना, तो बिहाइंड द सीन वो एक ऑब्जेक्ट के तौर पर कंसिडर की जाएगी। अब ऑब्जेक्ट के तौर पर क्यों कंसिडर की जा रही है? वो इस वजह से कि जो पाइथन का कंपाइलर है, पाइथन का कंपाइलर सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को समझकर उसकी वैल्यू को डिनोट करता है हमारे सिस्टम लेवल के प्रोग्राम से। सो आपको जस्ट इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि भाई एवरीथिंग इन पाइथन इज़ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। तो अभी के लिए आप ये समझें कि भाई पाइथन के अंदर जो भी स्पेसिफिक चीज़ें स्टोर हो रही हैं बिहाइंड द सीन, वो एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होती हैं, एंड देन फिर वो ऑब्जेक्ट चलाया जाता है हमारे कंपाइलर की मदद से, फर्स्ट इंटरप्रेटर की मदद से, फिर कंपाइलर की मदद से, एंड देन फिर उसकी वैल्यू को हम कंसोल के ऊपर देखते हैं या फिर यूआई के ऊपर देखते हैं। सो अभी के लिए आप इतना ही जहन में रखें, काफ़ी है। रोज़े में ज़्यादा अपने दिमाग पर दबाव ना डालें। ऐसे ही है ना भाई? रोज़ा किस किस का है? माशाल्लाह 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 भाई, बरकत ही बरकत है इस क्लास में तो। ठीक है जी। अब देखें स्ट्रिंग के ऊपर अगर मैं चाह रहा हूँ कॉन्कैटिनेशन करना, कॉन्कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना, ज्वाइन करना। दो चीज़ों को आपस में अगर मैं जोड़ता हूँ वो क्या कहलाता है? कॉन्कैटिनेशन, ठीक है। तो अगर मैं दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ता हूँ तो उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। तो लेट्स सपोज एक मेरे पास है माय स्ट्रिंग 1
एक होगा मेरे पास माई स्ट्रिंग 2 जिसके अंदर होगा वर्ड। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ ये दोनों चीज़ें आपस में मेरे पास जुड़ जाए, तो मैं कैसे करूँ? मैं सिंपल लिखता हूँ प्रिंट, ठीक है, देन माई स्ट्रिंग 1 प्लस और माई स्ट्रिंग 2। ठीक है, मैंने देखिए क्या किया, माई स्ट्रिंग 1 प्लस माई स्ट्रिंग 2। अब ये क्या करेगा, इन दोनों स्ट्रिंग्स को यानी हेलो और वर्ल्ड को आपस में जोड़ देगा, कॉन्केटिनेट कर देगा। ठीक है, क्या होता है ये दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ना, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। तो अब हम इसका आउटपुट देखते हैं किस तरह से आ रहा है। देखें दोनों आपस में कॉन्केटिनेट हो गए। अब देखें बीच में स्पेस नहीं है। जब आप स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करते हैं तो जिस फॉर्मेट में आपने लिखा हुआ है उसी फॉर्मेट में ये आपस में कॉन्केटिनेट हो जाते हैं। अगर आपने पहले या बाद में स्पेस दिया हुआ है तो स्पेस आएगा, अगर नहीं दिया हुआ तो कोई स्पेस नहीं आएगा। ये बात क्लियर है? जब हम एडिशन का ऑपरेटर स्ट्रिंग्स के ऊपर यूज़ करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है हमारे पास? स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? इंडेक्सिंग। अब देखिए क्योंकि स्टार्ट करने से पहले क्लास मैंने एक लाइन आपको रीड करवाई थी स्ट्रिंग की डेफिनेशन, उसमें क्या लिखा हुआ था? पाइथन में जो स्ट्रिंग है वो क्या होती है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इंक्लूज्ड होते हैं। ठीक है, सीक्वेंस से मुराद क्या था? तरतीब समझ लें। सिक्वेंशियल टाइप बेसिकली वो टाइप्स होती है जिनके ऊपर आप आइट्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं। आइट्रेशन यानी लूप्स। ठीक है, अब ये लूप क्या किन टाइप्स पे चलते हैं? जो आइट्रेटेबल टाइप होती हैं। अब आइट्रेटेबल टाइप को आइडेंटिफाई कैसे करें, कौन सी आइट्रेटेबल टाइप है? उन पे जिन टाइप पे आप लूप चला सकें वो आइट्रेटेबल टाइप है, जिन पर नहीं चल सके वो आइट्रेटेबल टाइप नहीं है। अब इनका डिफ्रेंशिएट करना जब हम लूप्स पे आएंगे तो ज़्यादा आपको उस वक्त समझ आएगा, बट राइट नाउ आप इसको ऐसे समझ लें कि स्ट्रिंग भी एक अदद लिस्ट है। ठीक है, राइट नाउ आप इसको ऐसा समझ लें कि स्ट्रिंग भी लिस्ट की तरह ही आपके वर्क करती है। यानी जैसे लिस्ट के अंदर आपकी इंडेक्सिंग होती थी ऐसे ही स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग होती है। जैसे लिस्ट के अंदर आपके पास क्या होते थे? आइटम्स होते थे, तो इसके अंदर हर कैरेक्टर एक आइटम होता है। ठीक है, लिस्ट की आपकी एक लेंथ होती थी, इसकी भी एक लेंथ होती है। अगर आप एडिशन करते हैं तो लिस्ट तो बेसिकली मर्ज हो जाती हैं, बट स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर इंडेक्सिंग किस तरह से परफॉर्म होती है। अब लेट सपोज मैं एक माई स्ट्रिंग 3 बना के ये दोनों चीज़ें उसमें प्लस कर लेता हूँ। माई स्ट्रिंग 1 प्लस एक स्पेस एंड देन माई स्ट्रिंग 2। ये वाली बात समझ आ गई? ताकि दोनों के दरमियान में एक स्पेस आ जाए। अब माई स्ट्रिंग 3 के अंदर हमारे पास क्या है? हेलो स्पेस वर्ल्ड। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? स्ट्रिंग 3 के ऊपर इंडेक्सिंग परफॉर्म करने की ट्राई करता हूँ। मैं चाह रहा हूँ हेलो वर्ल्ड में से मेरे पास प्रिंट हो जाए एल। ठीक है, अब देखें पहला एल ये वाला किस इंडेक्स के ऊपर रखा हुआ है? किस पे रखा हुआ है? 2 पर। तो हम प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट माई स्ट्रिंग 3 स्क्वायर ब्रैसेस के अंदर इंडेक्स नंबर क्या दे दूँ मैं? 2। ठीक है, अब 2 के ऊपर जो भी कैरेक्टर होगा या जो भी आइटम होगा वो हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगा। एल आ गया। ठीक है, इट्स मीन कि हम इसके ऊपर इंडेक्सिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या इंडेक्सिंग में माइनस में अप्लाई कर सकता हूँ? लेट सपोज मेरे को अगर डी प्रिंट करना है तो मैं लिख दूँ -1, चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा, क्योंकि अगर सिक्वेंशियल टाइप है तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपके पास इसके अंदर क्या होती है? इंडेक्सिंग होती है। ठीक है, ये वाली बात समझ आ गई? अब इसी तरह हमारे पास एक और चीज़ होती है लेंथ। जैसे लिस्ट की हमारे पास लेंथ होती है कि वो कितनी बड़ी उसकी लेंथ है, कितने उसके अंदर आइटम्स हैं,
तो इसी तरह हम स्ट्रिंग की लेंथ भी मालूम कर सकते हैं। अब लेंथ मालूम करने का सिंपल सा पाइथन के अंदर काम है, len का फंक्शन आप रन कर दें। तो मैं अगर नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाऊँ len पैरेंथेसिस ठीक है। अब पैरेंथेसिस के अंदर मैं वो आइटरेटेबल टाइप सिक्वेंशियल टाइप डाल दूंगा जिसकी मुझे लेंथ मालूम करनी है, क्योंकि अब स्ट्रिंग भी एक अदद सिक्वेंशियल टाइप होती है। तो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ माई स्ट्रिंग 3, सही है। अब इसकी लेंथ जो भी होगी वो मेरे पास प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है 11। अच्छा, लेंथ और इंडेक्स में एक बात याद रखिएगा, इंडेक्सिंग हमेशा आपकी स्टार्ट होती है 0 से, बट लेंथ आपकी स्टार्ट होती है 1 से। ठीक है, तो कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा कि लेंथ आपकी 0 से स्टार्ट हो रही है या इसमें सम टाइम हो जाती है कन्फ्यूजन। बट मैं पहले ही क्लियर कर दूं, लेंथ आपकी 1 से स्टार्ट होती है और इंडेक्सिंग आपकी 0 से स्टार्ट होती है। ये वाली चीज़ समझ आ गई। अब आती है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग क्या होता है? तोड़ना। स्लाइस क्या होता है पहले तो ये बताओ। पीस, किसी भी चीज़ का एक पीस निकाल लें तो उसको हम क्या कहते हैं? स्लाइस। आजकल तो माशाल्लाह से काफ़ी स्लाइसिंग चल रही है, ऐसे ही है ना भाई? इफ्तारी के टाइम पर स्लाइसिंग नहीं होती? नहीं करते फ्रूट की स्लाइसिंग? करते हैं ना, तो वैसे ही खा रहे होते हैं भाई। स्लाइसिंग आप यही समझ लें कि जैसे आप फ्रूट्स की स्लाइसिंग कर रहे होते हैं, इस तरीके से आज हम स्ट्रिंग की स्लाइसिंग को देखेंगे। अच्छा, अब स्लाइसिंग फ्रूट्स में तो बहुत हो रही है। मोस्टली मुझे एक एग्जांपल याद आ गया, अभी गर्मी की वजह से आम के अंदर हम बहुत ज़्यादा करते थे मैंगोज़, उसके अंदर हम स्लाइसेस कट कर करके उसको खाते थे। ठीक है, अब देखिए स्लाइस क्या होता है, किसी भी चीज़ का एक पार्ट एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है उसमें से, तो उसको हम कहते हैं स्लाइसिंग। ठीक है, तो अब किसी भी सिक्वेंशियल टाइप से, लाइक लिस्ट हो गई, टपल हो गई, स्ट्रिंग हो गई, इसके अंदर से हम किसी भी यानी स्टार्ट और एंड बता के अपना पीस ऑफ कोड या पीस ऑफ आइटम निकाल सकते हैं, स्लाइस कर सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब वो स्लाइसिंग करते कैसे हैं? मैं लेट सपोज प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। देखें माई स्ट्रिंग 3 के अंदर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है? हेलो वर्ल्ड। ठीक है, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है तो मैं एक काम करता हूँ, ठीक है नीचे ले आते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ इसके अंदर से मेरे पास जस्ट प्रिंट हो वर्ल्ड। ठीक है, कैसे प्रिंट होगा? मैं अगर माई स्ट्रिंग 3 को प्रिंट करूँगा तो पूरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ स्लाइसिंग कर सकते हैं। ठीक है, यानी पीस ऑफ आइटम्स या कैरेक्टर्स में उसमें से एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ। अब वो मैं कैसे करूँ? जस्ट आपने कुछ नहीं करना, प्रिंट लिखा, वो वेरिएबल या वो टाइप जिसमें से आप स्लाइस करना चाह रहे हैं, हमारा वेरिएबल का नाम क्या है? माई स्ट्रिंग 3। ठीक है, अब आगे देखें होगा क्या। आप स्क्वायर ब्रेसेस लगा के, अब देखिए खुद ही आइडेंटिफाई कर रही है इसकी इंटेलिजेंस, हम काम क्या करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब आप स्क्वायर ब्रेसेस लगा के इंडेक्सिंग बता देते कि आपको कौन सा करेक्टर चाहिए। ठीक है, बट स्लाइसिंग के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ होती है आपका स्टार्ट, दूसरी चीज़ एंड, तीसरी चीज़ आपकी स्टेप्स। ठीक है, क्या क्या होती है? रिपीट करिएगा, स्टार्ट एंड स्टेप्स। ठीक है, अब हम बताते हैं, अब हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स कौन सा होगा? काउंट करते हैं। वर्ल्ड का, वर्ल्ड चाहिए ना हमें, तो W से स्टार्ट होगा, तो हम बताते हैं H 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, W जो आ रहा है हमारा इंडेक्स नंबर 6 पे आ रहा है, ऐसा ही है ना? तो हम इसको बता देते हैं कि भाई आप स्टार्ट करना 6 से,
ठीक है। और एंड अब कैसे बताएंगे, मैं कॉलन लगाते हुए अब सेकंड आर्गुमेंट पास करूंगा, आर्गुमेंट यानी एंड, ठीक है। कॉलन लगाया, अब मैं एंडिंग पॉइंट इसको बताऊंगा। अब देखिए एक चीज़ होती है बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एंड आपकी एंड ऑफ द लिस्ट होती है, ठीक है, कि जहाँ तक वो एंड हो रही है वहाँ तक वो लेके आ जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट होती है। स्टेप बाय डिफ़ॉल्ट इसका 1 होता है, बट आपको स्टार्ट लाजमी बताना होता है। अगर मैं कॉलन के बाद कुछ ना भी लिखूं तो ये मेरे को पूरा एंड तक जितने भी मेरी स्ट्रिंग की लिस्ट होगी, यानी जो भी सीक्वेंस में कैरेक्टर होंगे वो सारे प्रिंट करके दे देगा। बट मैं चाह रहा हूँ कि मैं स्पेसिफाई कर दूँ कि ये बी के आगे ना जाए। इन केस अगर मेरे पास वर्ल्ड के आगे भी कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, लाइक मैं अगर दे देता हूँ हेलो वर्ल्ड के बाद कॉमा है, तो ये कॉमा प्रिंट ना करे, ठीक है। जस्ट ये कहाँ तक प्रिंट करे, डी तक। तो अब हम आगे काउंट करते हैं, 6 7 8 9 10, ठीक है। अच्छा, अब ये एंड के अंदर से क्या करता है, 1 माइनस करता है, ठीक है। एंड में से 1 माइनस करता है। तो अगर हमारा जो एंडिंग इंडेक्स है वो 10 है और मैं चाह रहा हूँ वहीं तक प्रिंट हो, तो मैं इसमें एक 1 प्लस करते हुए काम करूँगा, ठीक है। 10 + 1, या तो 10 + 1 लिख लूँ या डायरेक्टली 11 लिख लूँ, एक ही बात है, ठीक है। मैं 11 लिख लेता हूँ। ये बात समझ आ गई? अब इसको प्रिंट करके देखते हैं। आ गया मेरे पास वर्ल्ड, हमने स्लाइस कर लिया उसको, हेलो वर्ल्ड में से उसका स्लाइस निकाल के वर्ल्ड खा लिया, सही है। आप खरबूजे में से उसके स्लाइसेस बनाते हैं छोटे छोटे से, फिर उसकी फ्रूट चाट बनती है इफ्तारी के अंदर। स्लाइसिंग समझ आ गई? अब मैं चाह रहा हूँ मैं स्टेप भी बता दूँ, ठीक है। मैं स्टेप बता देता हूँ 2 और इसका स्टार्टिंग इंडेक्स कर देता हूँ 0, ठीक है, ताकि ये स्टार्ट से एंड तक जाए और एक स्टेप छोड़ता हुआ जाए। कैसे करेगा, ये पहले एच प्रिंट करेगा, ई स्किप करेगा यानी स्किप करेगा, फिर एल, फिर सेकंड एल स्किप करेगा, फिर ओ, इस तरह से ये आगे चलेगा स्टेप्स के अंदर, सही है। स्लाइसिंग क्लियर हो गई? कोई प्रॉब्लम या कोई सवाल? स्लाइसिंग के अंदर आपके पास क्या चीज़ें होती हैं, 3 चीज़ें होती हैं, स्टार्ट, एंड, स्टेप्स। एंड के अंदर से हमेशा ये 1 माइनस करता है, तो हम 1 प्लस करते हुए ही लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। स्लाइसिंग क्या होती है, किसी भी चीज़ में से कोई पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना, वो आपकी स्लाइसिंग कहलाती है। अभी क्लियर है? आगे चलें, ठीक है। क्या होता है, सिंपली पूरी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना, ठीक है, और लोअर केस सिंपल पूरी स्ट्रिंग को लोअर केस में कंप्लीट करना या कन्वर्ट करना। अब वो हम कैसे करते हैं, एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ इससे पहले कि हम ये कुछ मेथड्स अगर देखें, ये जो डॉट करके आपका लगता है ना, डॉट के बाद कुछ भी लगता है, किसी भी वेरिएबल के बाद अगर डॉट करके कोई फंक्शन लगा हुआ है तो वो उसका मेथड कहलाता है, ना कि वो फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। क्लास होती है, उस क्लास के मेथड्स होते हैं, तो इट्स मीन कि उस क्लास का हम मेथड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रिंग की क्लास के अंदर कुछ मेथड्स होंगे। अब वो मेथड्स कौन कौन से होते हैं हमें कैसे पता चलेंगे, हमें कैसे पता चलेंगे वो कौन कौन से मेथड्स हैं? ये तो हमारे पास लिखे हुए आगे कि भाई ये मेथड्स हमारे पास हैं, बट लेट सपोज हमारे पास नहीं था, तो हम कैसे पता करें? तो सिंपल एक छोटी सी लाइन है, वो मैं एक लगाता हूँ, फिर हमारे पास आ जाएगा कि कौन कौन से मेथड्स हमारे पास होते हैं किसी भी टाइप के। अच्छा, वो लाइन क्या है, एक मैं सिंपल कॉम्प्रिहेंसिव लूप चलाऊंगा। अच्छा, ये लूप बेसिकली आगे का कॉन्सेप्ट है, बट मैं जस्ट मेथड्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये काम कर रहा हूँ। स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर एक मैं 1 लाइन लूप चलाऊंगा, इसको हम कॉम्प्रिहेंसिव लूप भी बोलते हैं। सिंपल मेथड इन फॉर मेथड इन dir। अच्छा, एक चीज़, अच्छा, इस लाइन को चलाने से पहले मैं आपको एक चीज़ प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। dir का फंक्शन ये क्या होता है, पता है किसी को? dir का फंक्शन क्या होता है? ये बेसिकली आपको किसी भी टाइप का क्लास यानी ऑब्जेक्ट के
उस क्लास में जितने भी मेथड्स होते हैं वो सारे आपको ला के दे देता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जस्ट पास करता हूँ स्ट्रिंग, dir स्ट्रिंग के पास करी। अब स्ट्रिंग क्लास के जितने भी हमारे पास मेथड्स होंगे, एट्रीब्यूट्स होंगे, वो सारे ये मुझे ला के दे देगा। ठीक है, तो हम इसको रन करके देखते हैं। अब देखो, इसने मेरे को सारे ला के तो दे दिए, मेथड्स, एट्रीब्यूट्स सब ला दिए। अच्छा, हम चाह रहे हैं अभी हमारे पास डबल अंडरस्कोर वाले मेथड्स ना आए। क्यों? क्योंकि वो अभी हमारे काम के नहीं हैं। ये बेसिकली आपके उस पर्पस पे काम आते हैं जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, ये आपके कब काम आएंगे? राइट नाउ अगर हम इसको समझेंगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी हम फ़िलहाल के लिए इसको स्किप करके जस्ट बगैर अंडरस्कोर वाले मेथड्स पे फोकस करते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि बस मेरे पास वो वाले मेथड सारे प्रिंट हो, बट एक अच्छी सी सीक्वेंस में प्रिंट हो, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर लूप चला के कंडीशन लगा दूँगा। कंडीशन क्या होगी? मैंने ये लूप चला रहा हूँ, मेथड फॉर मेथड इन dir। अच्छा, ये जो मेथड है ये मेरा लोकल वेरिएबल है जो हम लूप के अंदर बेसिकली बनाते हैं। dir के अंदर मैंने स्ट्रिंग पास कर दी। ठीक है, अब मैं एक कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ डबल अंडरस्कोर नॉट इन मेथड, यानी मेथड के अंदर जो एक एक करके आइटम आएगा उसके अंदर अगर अंडरस्कोर होता है तो आप प्रिंट नहीं करना, अगर अंडरस्कोर नहीं होता तो आप प्रिंट कर देना। सिंपल एज दैट। आगे इसको प्रिंट करवा लेते हैं। अब देखें, मेथड्स हमारे पास आ गए, सारे मेथड्स आ गए। पहला कौन सा है? कैपिटलाइज, केस फोल्ड, सेंटर, काउंट, इनकोड, एंड्स विद, एक्सपेंड टैब्स, फाइंड, फॉर्मेट, फॉर्मेट मैप, ये बहुत सारे हैं। अब हम इनमें से कुछ मेथड्स को देखने वाले हैं। जैसे अभी हमने देखा एक मेथड था अपर का, एक मेथड था लोअर का, वो भी इसके अंदर होगा। कहाँ पे है? ये रहा अपर, ये रहा, और लोअर भी कहीं ना कहीं होगा। अपर लोअर ये रहा, फोर्थ लाइन। ठीक है, लोअर ये रहा। अब हम इस पे अप्लाई करके देखते हैं। इसको कमेंट में वापस कर रहा हूँ ताकि हमारे पास कंसोल खाली रहे। क्या करता हूँ, प्रिंट के अंदर माई स्ट्रिंग 3 डॉट पहले तो अपर, ठीक है, एंड देन लोअर। सही है? क्या क्या करेगा ये अपर और लोअर? पहले पूरा कैपिटलाइज कर देगा आपके टेक्स्ट को, और लोअर पूरा स्मॉल कैरेक्टर्स में कन्वर्ट कर देगा। सही है? बात क्लियर है? अब हम अपने रेपो के अंदर देखते हैं और स्टेप्स कौन से हैं। अब देखिए कुछ मेथड्स लिखे हुए हैं, स्प्लिट, ज्वाइन, रिप्लेस, फाइंड एंड काउंट। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके मेथड्स हैं जो आपको आने चाहिए। ठीक है, तो अभी हम इन पे फोकस करते हैं। अब इन देखें, इनकी कुछ डेफिनेशन लिखी हुई है, उसको भी पढ़ते हैं और फिर इनका प्रैक्टिकल कोड भी देखते हैं। स्प्लिट काम क्या करता है? स्प्लिट्स a string into a list of sub strings based on a delimiter। ठीक है, ये क्या करता है? स्प्लिट का मेथड आपको रिटर्न करता है एक अदर लिस्ट सब स्ट्रिंग की। ठीक है, किसकी बेस पे? डेलीमीटर्स की बेस पे, यानी जो भी आप सेपरेटर लगाएंगे उसकी बेस के ऊपर आपको दे देगा। बात क्लियर है? अब हम इसको कोड करते हैं। कोड क्या करूँगा, इन दोनों को कमेंट आउट। माई स्ट्रिंग 3 में सबको पता है हेलो वर्ल्ड है, दिखाने की ज़रूरत तो नहीं है। इसका कोड करते हैं। क्या लिखूँगा मैं? प्रिंट माई स्ट्रिंग 3 और डॉट, क्या था मेथड, कौन सा था? स्प्लिट और पैरेंथेसिस लगा दी। अब देखिए ये आपको रिटर्न क्या करेगा। इसने मुझे एक अदर लिस्ट प्रोवाइड कर दी। ठीक है, लिस्ट प्रोवाइड करी। सेपरेटर इसने क्या किया?
हमें कॉमा, ये तो हमारा लिस्ट का है, ठीक है। बेसिकली क्या करता है स्प्लिट, बाय डिफ़ॉल्ट आपके टैक्स के अंदर से स्पेस को रिमूव करके आपको एक अदद लिस्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्या रिमूव करता है? स्पेस। अगर मैं माई स्ट्रिंग 3 के अंदर ये जो एक तो हमारा स्पेस था, एक स्पेस यहाँ दे दूँ, एक स्पेस यहाँ दे दूँ, ठीक है, और देन इसको प्रिंट करूँ, तो इसने जहाँ जहाँ स्पेस होंगे वहाँ से वो न्यू आइटम बना के आपको रिटर्न करेगा। बात क्लियर है? यानी जहाँ से ये स्प्लिट करेगा वहाँ से न्यू आइटम बना देगा लिस्ट के अंदर। सही है? समझ आ रही है बात? नहीं आ रही? जिसको समझ आ रही है वो हैंड रेज़ करे, और जिसको नहीं आ रही, जी आप लोगों को प्रॉब्लम थी, दोबारा समझा देंगे। अच्छा, आप लोग हाथ उठा के बता रहे हैं, आवाज़ से नहीं बताया, शायद गिरजा लग रहा था, ठीक है। अब देखिए मैं दोबारा बताता हूँ। मैंने यहाँ पे एक स्पेस लगाया, ठीक है, और एक स्पेस यहाँ पे लगाया, और एक स्पेस यहाँ पे, ठीक है। 3 स्पेसेस टोटल मेरे टेक्स्ट के अंदर हैं। स्प्लिट का मेथड बाय डिफ़ॉल्ट आपका रिमूव करता है क्या? स्पेस। तो जहाँ जहाँ स्पेस होंगे वहाँ से वो न्यू आइटम बनाएगा। यानी लिस्ट के अंदर आइटम्स होते हैं, आपके एलिमेंट्स होते हैं। तो पहला लिस्ट का एलिमेंट आपका हेल होगा, दूसरा लिस्ट का एलिमेंट लो होगा, तीसरा एलिमेंट वॉर होगा, और चौथा एलिमेंट एल डी होगा, ठीक है। बात क्लियर है? स्प्लिट का मेथड आपको रिटर्न स्ट्रिंग लिस्ट करता है। अब अच्छा जी, स्ट्रिंग का मेथड, सॉरी स्ट्रिंग का नहीं, स्प्लिट का मेथड, स्प्लिट का मेथड क्या करता है, आपकी एक स्ट्रिंग की वैल्यू को लेगा और उस स्ट्रिंग की वैल्यू में अगर वो कहीं पर स्पेस को फाइंड आउट करता है तो स्पेस को वो रिमूव करेगा और क्या लगाएगा उसकी जगह पर? कॉमा लगाएगा इन अ न्यू लिस्ट, ठीक है। यानी स्प्लिट का जो मेथड है वो हमें क्या रिटर्न करवाता है? एट द एंड वो हमें रिटर्न करवाता है एक अदद लिस्ट। लिस्ट के अंदर हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी स्ट्रिंग के अंदर हेलो लगाया, फिर मैंने स्पेस लगाया, फिर मैंने वर्ल्ड लगाया। अभी जो स्पेस है ये रिमूव हो जाएगा और इसकी जगह पर यहाँ पर क्या लग जाएगा? एक अदद कॉमा। और क्यों लग रहा है कॉमा? वो इस वजह से लग रहा है क्योंकि हमारे पास ये एक अदद लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ को कन्वर्ट करने का काम अंजाम दे रहा है। अच्छा, अब स्प्लिट का मेथड आपका हमेशा स्पेस रिमूव नहीं करता। आप इसको बता सकते हैं किस चीज़ से आपको स्प्लिट करना है, ठीक है। स्प्लिट का मतलब यही होता है ना, तोड़ना। समझ आ गई? अब बाय डिफ़ॉल्ट तो इसमें क्या होता है? स्पेस। अब मैं बता देता हूँ कि भाई आपको स्प्लिट करना है हाइफन से, यानी माइनस से। सही है? स्ट्रिंग के अंदर अगर आपको माइनस मिल रहा है तो अब आप वहाँ से स्प्लिट कर देना। तो जहाँ जहाँ इसको माइनस मिला इसने वहाँ से क्या कर दिया? स्प्लिट कर दिया, ठीक है। मैं इसको कोई कैरेक्टर भी बता सकता हूँ कि आपको किस कैरेक्टर से स्प्लिट करना है। लेट सपोज मैंने बता दिया एल से आप स्प्लिट कर देना। अब जहाँ जहाँ इसको एल मिलेगा ये क्या कर देगा? स्प्लिट करता रहेगा। सही है? बात समझ आ गई? स्प्लिट का मेथड क्लियर है? क्या करता है स्प्लिट? तोड़ स्पेसिस को कॉमा में कन्वर्ट कर। किसी भी जो करेक्टर आप बताएंगे उससे जहाँ जहाँ वो करेक्टर आ रहा होगा वहाँ से वो एक लिस्ट रिटर्न करते हुए स्प्लिट करके एलिमेंट से आइटम आपको रिटर्न करेगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। दूसरा मेथड है ज्वाइन। अभी ज्वाइन क्या करता है? ज्वाइंस अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग इनटू अ सिंगल स्ट्रिंग। ज्वाइन अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, यानी आपकी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स जो होते हैं उसको इस सिंगल स्ट्रिंग के अंदर आपको ज्वाइन करके देता है। अब किस तरह करके देता है, यहाँ पे हम इनकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर दी हुई हो ये, अब पता है कोड करूँ या मैं एग्जांपल दूँ? कोड कर लेता हूँ, इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ। अब देखें, मैं कहता हूँ माई स्ट्रिंग 3 राइट नाउ हमारे पास क्या है? एक अदद एम्प्टी स्ट्रिंग। इसके अंदर क्या है? कुछ भी नहीं, ठीक है। बात समझ आ गई? अब मैं कहता हूँ माई स्ट्रिंग 3 डॉट join JOIN, ठीक है। इसको प्रिंट करा लेते हैं।
भाई इंसान तो हम भी हो जाती है गलती, कॉइन लिख दिया, कोई बात नहीं, कॉइन ले लिए, बट ये सी से कॉइन लिखा, के से कॉइन था, ठीक है। अब डॉट ज्वाइन, अब हमें इसमें पास क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने वो जो इसकी डेफिनेशन भी पढ़ी, क्या लिखा हुआ था, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग को ये ज्वाइन करता है किसमें, एक सिंगल स्ट्रिंग के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या पास करूँगा, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, तो मैं लिस्ट पास कर देता हूँ हेलो और वर्ल्ड, ठीक है, दो एलिमेंट है हेलो एंड वर्ल्ड। अब ये इसको ज्वाइन करके क्या रिटर्न कर देगा आपको, एक अदर सिंगल स्ट्रिंग, सही है। या मैं इसको इस तरह से कर सकता हूँ, my string dot join and then आप दो वेरिएबल के साथ कर सकते हैं बिल्कुल। तो दो वेरिएबल के साथ, एक वेरिएबल आपका लिस्ट होगा, ठीक है, और एक आपका स्ट्रिंग होगा, तो आप इसके अंदर पास कर दें। सर ये सारे मेथड हम लिस्ट में भी तो कर सकते हैं, इसमें क्या लगेगा? क्या, ये सारे मेथड हम लिस्ट में भी तो अप्लाई कर सकते हैं। हर क्लास के अलग अलग मेथड देते हैं। अब ये देखें कुछ मेथड है, हम लेट सपोज आपके पास ऐसे बताएं, ट्रिपल कोटेशन के अंदर आप एक आईडी कार्ड जनरेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, न्यू लाइन के अंदर। अब उस यूज़र का डेटा आपके पास एक अदर लिस्ट के अंदर मौजूद है, तो आप ज्वाइन का मेथड लगा के उसको प्रिंट कर सकते हैं ना, बजाय इसके कि आप लूप चला के उसको प्रिंट कर रहे हैं या इंडेक्सिंग कर रहे हैं। देखिए कोड तो आप एआई की मदद से भी लिखवा सकते हैं, ऐसे ही है ना, यानी मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई ऐसा होगा जिसने अपने प्रोजेक्ट को विदाउट एआई बनाया होगा। मतलब 99% ऑफ ऑल द पीपल आर यूजिंग एआई टू बिल्ड एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। बट द थिंग इज, अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर होंगे, आपको इल्म होगा कि भाई इस मेथड का क्या काम है, इस मेथड का क्या काम है, या फिर आपको एक जर्नल ओवरव्यू, आपका जर्नल ओवरव्यू पाइथन का अच्छा होगा, तो फिर आपको कोई स्पेसिफिक परेशानी नहीं होगी जब आप अपनी एप्लीकेशन को डीबग कर रहे होंगे। नहीं तो बना तो हम एआई की मदद से भी कर सकते हैं ना, फिर ये सीखने की क्या ज़रूरत है। सीखना ज़रूरी इस वजह से है क्योंकि डीबगिंग के तौर पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आती हैं एक्सट्रीम लेवल के ऊपर। पाइथन के अंदर भी, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर भी, और किसी स्पेसिफिक फ्रेमवर्क के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर डीबगिंग ही कर रहे होते हैं। मतलब कोड तो हमने एआई से लिखवा लिया ना, उसके बाद एरर्स किस किस के आते हैं यहाँ पर ज़रा हैंड रेस कर बताइएगा। एरर 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 पे 2-4 हाथ पहले नहीं खड़े हुए थे, अब वो भी खड़े हो गए। एरर सबके पास ही आता है, तो एरर को रिजॉल्व हम ऐसे ही कर सकते हैं अगर हमें इल्म होगा इन मेथड्स का। सो ये काफ़ी इफ़िशेंट मेथड है और इनका इस्तेमाल करते हुए हम एक्सट्रीम लेवल के ऊपर चीज़ें आसान बना सकते हैं। इवन पाइथन में तो और ही ज़्यादा आसान है। फॉर एग्जांपल टाइप स्क्रिप्ट में मैं एक कोड लिख रहा हूँ, तो वो कोड रफली 100 लाइंस पर मुश्तमिल है, बट मैं वही एग्जैक्टली सेम काम अगर पाइथन में करता हूँ, तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमजा भाई मेरी 60 लाइंस पर 60 लाइन के कोड पर मेरा वो काम मुकम्मल हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये कि पाइथन वैसे ही आसान है काफ़ी, इसके आप मेथड्स को समझ लेंगे तो फिर ये आपके लिए मज़ीद आसान बन जाएगी। ठीक है, अब देखिए आउटपुट आ गया हमारा, एक सिंगल स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड, ठीक है, विजिबल है सबको। ये बात क्लियर हो गई। ज्वाइन का मेथड क्या करता है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग को आपको कंबाइन करके एक सिंगल स्ट्रिंग रिटर्न करता है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा एक चीज़ मुझे बताइएगा कि टैग्स को टाइटल केस करते हुए अगर आप टाइप स्क्रिप्ट में कर रहे होते हैं, टैग्स को अगर टाइटल केस में कन्वर्ट करना है तो आप टाइप स्क्रिप्ट में कैसे करते थे? किसी ने किया था टाइटल केस में कन्वर्ट करना? भाई कैसे करते हैं, भूल गए क्या इतनी जल्दी? जी आप कैरेक्टर्स को स्प्लिट करते थे, एक अदर पूरी लॉजिक लिखते थे, देन वो टाइटल केस कन्वर्ट होता था, ऐसे ही था, ठीक है। बट पाइथन के अंदर सिंपल है, आप डॉट टाइटल लगाओ, पैरेंथेसिस लगाओ, वो टाइटल केस में कन्वर्ट करके दे देगा। आसान हो गई लैंग्वेज, बजाय इसके कि मैं एक इतनी बड़ी लाइन लिखूं और एक इतना सा वर्ड लिखूं, ठीक है। ये एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज भी है। ये ज्वाइन क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास कौन सा था? ज्वाइन के बाद हमारे पास आना था फाइंड, नहीं सॉरी, रिप्लेस।
ज्वाइन के बाद हमारे पास क्या है, रिप्लेस। रिप्लेस नाम से पता चल रहा है कि आपको किसी भी वर्ड्स को रिप्लेस करना है विद अ न्यू वर्ड। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ करके दिखा दूँ फिर भी वो जो होता है ना मोनिटाइज होने के लिए भी 2 मिनट। कैसे, कि मैं कहता हूँ माई स्ट्रिंग 3 डॉट रिप्लेस। ठीक है, अब क्या करना आप, मैं 2 आर्ग्यूमेंट इसके अंदर पास करूँगा। पहला आर्ग्यूमेंट कि आपको रिप्लेस किस क्या करना है, दूसरा आर्ग्यूमेंट रिप्लेस किस से करना है। तो मैं बता देता हूँ कि आप हेलो को रिप्लेस करो। ठीक है, हेलो को किस से रिप्लेस करो, हाय से रिप्लेस कर दो। ठीक है, ये वाली बात समझ आई? ये वाली बात समझ आ गई? आउटपुट क्या आएगा मेरे पास, हाय वर्ल्ड। देखते हैं, आ गया हाय वर्ल्ड। मैं चाह रहा हूँ अगर मेरे पास स्पेस भी आए तो मैं हाई के साथ यहाँ पे स्पेस लगा दूँगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग में ना, वरना मैं प्लस करके कॉन्केटिनेट करते हुए प्लस लगा देता हूँ। सही है, हाई वर्ल्ड आ गया, रिप्लेस क्लियर है। अब आता है फाइंड। फाइंड का मेथड आपको क्या करके देता है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन आपको दिखा सकूँ। देखें, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ सब स्ट्रिंग। ठीक है, सब स्ट्रिंग से मुराद क्या है, आप स्ट्रिंग के अंदर कोई कैरेक्टर कोई वर्ड फाइंड अगर कर रहे हैं तो उसका जो इंडेक्स नंबर है वो आपको रिटर्न करता है। बात क्लियर है? रिटर्न क्या करता है आपका, इंडेक्स नंबर। अब इनकी एग्जांपल क्या आई है, ये वाली। ठीक है, मैं कॉपी कर लूँ या लिखूँ, कॉपी कर लेते हैं। अब देखें हो क्या रहा है, माई स्ट्रिंग का वेरिएबल है, उसके अंदर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है हेलो कॉमा वर्ल्ड एक्सक्लेमेटरी हेलो कॉमा पाकिस्तान। ठीक है, अब ये इतना बड़ा मैंने क्यों बोला, क्योंकि हर चीज़ एक अदद वर्ड है तो वो काउंट होगा एज इंडेक्स भी और एज ए कैरेक्टर भी। अब स्टार्टिंग इंडेक्स को मैं अगर एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ कि मेरा जो इंडेक्स स्टार्ट होगा, मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ कि भाई हेलो को फाइंड करो, इसका इंडेक्स क्या है। तब ये बताया हेलो किस इंडेक्स के ऊपर रखा हुआ है, 0। ठीक है, हेलो किस इंडेक्स पे रखा हुआ है, 0 पे। तो ये रिटर्न मुझे क्या करेगा, 0। देख लेते हैं, आ गया। ठीक है, इसने रिटर्न मुझे क्या किया, 0 रिटर्न किया। यानी मैं अगर हेलो की जगह कोई कैरेक्टर भी लिखता, लेट सपोज एल। ठीक है, अब ये बताएं कि ये मेरे को रिटर्न क्या करेगा, कौन से वाले एल का इंडेक्स देगा, फर्स्ट का। ये देखते हैं, 2। ठीक है, जो भी इसको पहले मिलेगा ये उसका इंडेक्स आपको रिटर्न कर देगा। अब लेट सपोज कोई ऐसा कैरेक्टर इसके अंदर मौजूद ना हो जो मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो क्या होगा, मैं फाइंड कर रहा हूँ Z, क्या Z इसके अंदर मौजूद है, तो अब ये क्या करेगा, एरर दे देगा। कौन कौन कह रहा है एरर रेज करेगा, वैल्यू नॉट फाउंड का एरर रेज करेगा या फिर -1 रिटर्न करेगा, -1 और वैल्यू एरर दोनों हाथों से उठा लें, कोई भी नहीं है। अच्छा देख लेते हैं भाई, सारे पे पढ़ने वाले हो गए सारे। ठीक है, -1 इसने रिटर्न कर दिया। इट्स मीन कि वो चीज़ अगर इसको नहीं मिलती तो ये एरर रेज नहीं करता, जस्ट रिटर्न करता है -1। बात क्लियर है? ठीक है, अब थोड़ा और आगे देखते हैं इसकी, अगर कोई और एग्जांपल हमें लिखी हुई है तो देखें, स्टार्टिंग इंडेक्स 2 के अंदर से ये हेलो की लेंथ निकाल लें। ठीक है, तो हम ये भी काम कर लेते हैं। पहले हेलो का इंडेक्स नंबर आ गया, फिर स्टार्टिंग इंडेक्स 2 के ये क्या कर रहे हैं, हेलो की लेंथ को निकाल रहे हैं, ऐसा ही है ना। अब हेलो की लेंथ क्या होगी, 1 2 3 4 5
ठीक है, अब हेलो की जो भी लेंथ होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, और इन्होंने क्या किया हुआ है स्टार्टिंग इंडेक्स के अंदर उसके प्लस किया हुआ है। ठीक है, तो हम भी ये काम कर लेते हैं। इनके एग्जांपल में क्या चल रहा है, स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस लेंथ ऑफ हेलो। ठीक है, हेलो की लेंथ क्या है 5, और इंडेक्स हमारे पास क्या आया था, स्टार्टिंग इंडेक्स 0, तो 0 + 5, 0 + 5 5, 6 किसने बोला था? मैथ ज़्यादा पढ़ लिया आप लोगों ने भाई। 0 + 5 = 5। अब 4 क्यों आ गया? बिल्कुल ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा। अच्छा, आगे देखते हैं। सर आपने तो बोला था कि अगर हम लिस्ट निकालेंगे या फिर जिस तरह भी आपने करा है तो उसमें वो 1 से स्टार्ट करेंगे, लेंथ 1 से स्टार्ट लेंथ 1 से स्टार्ट करेंगे। तो अभी आपने इंडेक्सिंग निकाली है, लेंथ निकाली भी, तो आपने लेंथ निकाली है। अभी लेंथ निकाली है ना आपने, 4 क्यों आया? एक सेकेंड। हमारे पास क्या आया, इसका आउटपुट हमारे पास गलत आएगा, क्यों? एक चीज़ मुझे बताओ, 4 क्यों आया था? हाँ मैं बता रहा हूँ। देखिए, फाइंड का आउटपुट हमारे पास क्या आया, -1। क्यों आया? क्योंकि स्मॉल h जो है कैश सेंसिटिव है ना पाइथन, मैंने स्मॉल h लिखा हुआ है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कैपिटल H। अब आउटपुट क्या आएगा, 0, तो अब आउटपुट हमारा ठीक हो जाएगा। हो गया? यस। ठीक है, आगे देखते हैं इनके एग्जाम्पल क्या है। फाइंड कर लिया, स्टार्टिंग इंडेक्स निकाल लिया, लेंथ निकाल ली। अब क्या कर रहे हैं, ये माई स्ट्रिंग के अंदर से जो स्टार्टिंग इंडेक्स 2 आया, यानी 5 से ये स्टार्ट कर रहे हैं। अभी करना क्या चाह रहे हैं, पहले वो तो समझो। ये करना चाह रहे हैं हेलो को रिमूव करके आगे जितना भी इनका टेक्स्ट है या सब स्ट्रिंग्स हैं वो आके प्रिंट हो जाए। ठीक है, यानी स्लाइस करना चाह रहे हैं, सारे मेथड्स को कंबाइन करना चाह रहे हैं। कैसे? अब हमें देखें, स्टार्टिंग इंडेक्स हमें पता चल गया क्या होगा, एंडिंग इंडेक्स हमें पता चल गया। एंडिंग इंडेक्स अभी जो हमारा बाय डिफॉल्ट है एंड ऑफ द लिस्ट या एंड ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, अब हम इसमें से स्लाइस कर लेते हैं। माई स्ट्रिंग के अंदर से आप स्लाइस करो, स्टार्टिंग इंडेक्स 2 से स्टार्ट होना। ठीक है, स्टार्टिंग इंडेक्स 2 से स्टार्ट होना और जहाँ पे भी एंड हो रहा है वहाँ तक जाना। बात क्लियर है ये वाली? मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड हूँ। ठीक है, कॉमा से आगे गया, इसने स्टार्टिंग हेलो स्किप कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास दूसरा हेलो भी प्रिंट हो, यानी उसका इंडेक्स भी हम फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, वो कैसे करेंगे? अब मैं दोबारा लगा देता हूँ, इसी के बाद मैं कह देता हूँ डॉट फाइंड, और अब क्या फाइंड करो दोबारा, हेलो। बात समझ आ गई? अब क्योंकि हमारा जो न्यू टेक्स्ट है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कॉमा से, यानी कॉमा वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। अब इसको जो हेलो मिलेगा वो जिस इंडेक्स में मिलेगा ये मुझे वो रिटर्न करेगा। ठीक है, आ गया। अब दूसरे हेलो का जो हमारे पास इंडेक्स नंबर है वो क्या है, 9। ठीक है, आगे देखते हैं अब क्या किया हुआ इन्होंने। देखें, हमारा वर्ड क्या था, हेलो हमने फाइंड किया, हेलो की लेंथ है 5, स्टार्टिंग इंडेक्स हमें पता चल गया कि 5 से आप निकालना। ठीक है, फिर यहाँ पे डॉट इंडेक्स लगाया हुआ है। अब देखिए मेथड इन्होंने चेंज कर दिया, मेथड चेंज कर दिया। फाइंड की जगह क्या लगा दिया इन्होंने, फाइंड की जगह अब इंडेक्स लगा दिया। अब फाइंड और इंडेक्स में डिफरेंस क्या है वो हम देखते हैं। ठीक है, फाइंड बेसिकली आपसे एक आर्गुमेंट लेता है और वैल्यू ना मिलने पे क्या करता है, -1 रिटर्न करते हैं। इंडेक्स आपको क्या कहता है, 3 आर्गुमेंट आपसे लेता है। कौन कौन से यहाँ पे देखें, पहला तो सब स्ट्रिंग, दूसरा स्टार्ट और तीसरा एंड। एंड के अंदर से हमेशा 1 माइनस होगा। ठीक है,
तो सब स्ट्रिंग क्या होगी आपकी, जो आपने कैरेक्टर फाइंड करना है, ठीक है, यानी उसका इंडेक्स मालूम करना है। और स्टार्ट आप कहाँ से स्टार्ट करना है, एंड कहाँ पे एंड करना है। तो अगर मैं यही वाली एग्जांपल इनकी कॉपी करता चलूँ, एंड देन इस पूरे को कमेंट आउट करके यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब देखें होगा क्या, देखें हमने कैरेक्टर कौन सा फाइंड करना था, हेलो। इनिशियल पे उसका इंडेक्स हमारे को मिल गया 0, दूसरी सब स्ट्रिंग का हमारे पास इंडेक्स नंबर क्या था 9, ठीक है। देखें हेलो का इंडेक्स है 5, सही है, लेंथ जो भी है। उसके बाद एंडिंग इंडेक्स हमारे पास 29 है, ठीक है। और देन सेकंड अकेरेंस, यानी जो सेकंड हमारे पास हेलो आया है वो इंडेक्स नंबर 14 पे है। क्यों? क्योंकि देखें पहला तो इसने फाइंड कर लिया, हेलो 0 पे था, एंड देन आगे चला। अब देखें मैंने लास्ट लाइन में क्या किया है, ये 14 क्यों आ रहा है, अब इसको समझते हैं। सेकेंड अकरेंस ऑफ हेलो, देखें पहला तो हमें पता चल गया था 0 पे, अब हम फाइंड करना चाह रहे हैं दूसरा। हमने पहला क्या आर्गुमेंट होना चाहिए था, सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग हमने बता दिया, माई इंडेक्स में से आप क्या निकालो, हेलो का इंडेक्स निकाल के लिया। स्टार्टिंग इंडेक्स हमने बता दिया कि कहाँ से स्टार्ट करना, आप इंडेक्स नंबर 5 से, बात समझ आ रही। और एंडिंग इंडेक्स हमने क्या बता दी कि इंडेक्स यानी जो भी हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है वहाँ पे एंड हो जाना, ठीक है। अब जब ये 5 से स्टार्ट होगा और आगे चलेगा, तो जब इसको हेलो मिलेगा तो उसका इंडेक्स न्यू मुझे ला के देगा, ठीक है। बात समझ आ गई? नहीं सर, नहीं आ रहा भाई हमने कंडीशन लिखी है यहाँ पर, और हम एक कंडीशन के अंदर 2 स्पेसिफिक मेथड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। मेथड एक ही है बट इसको हम कुछ डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, आप सबसे पहली लाइन देखेंगे तो पहली लाइन के अंदर लिखा हुआ है हेलो, ठीक है, और एक मैसेज है सब स्ट्रिंग टू सर्च, यानी ये वो स्ट्रिंग है जिसको मैं देखना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये पहली लाइन के ऊपर है। उसके बाद दूसरी लाइन के ऊपर है स्टार्टिंग इंडेक्स। अब स्टार्टिंग इंडेक्स के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर हम लेंथ के फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लेंथ का फंक्शन क्या करता है, हमें जो भी हमारे पास स्ट्रिंग होगी उसकी लेंथ को प्रोवाइड कर देगा। तो भाई स्ट्रिंग की लेंथ यहाँ पर क्या है 5। उसके बाद तीसरी लाइन पर क्या है, एंड इंडेक्स। अब एंड इंडेक्स के अंदर इन्होंने पास किया हुआ है माई स्ट्रिंग, ठीक है। ये सर माई स्ट्रिंग कहाँ पर डिफाइन की हुई है? हाँ सर, यही तो समझ नहीं आ रहा। माई स्ट्रिंग ऊपर डिफाइन की हुई है सर, इसको जरा नीचे ले आए ताकि इनको नज़र आए। अच्छा, ये माई स्ट्रिंग के अंदर देख रहे हैं आप, माई स्ट्रिंग के अंदर हेलो, फिर उसके बाद कॉमा स्पेस वर्ल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क स्पेस हेलो कॉमा स्पेस एंड देन पाकिस्तान, ठीक है। इसके बाद तीसरी वाली लाइन के अंदर हमने एंड इंडेक्स के अंदर माई स्ट्रिंग पास की हुई है, ठीक है। उसके बाद आप चौथे वाली लाइन देखें, चौथे वाली लाइन है सेकंड अकरेंस इंडेक्स। सेकंड अकरेंस इंडेक्स के अंदर सबसे पहले हमने माई स्ट्रिंग पास की हुई है, ठीक है। माई स्ट्रिंग हमने यहाँ पर ऊपर डिफाइन की है, इसके अंदर इंडेक्स। अब इंडेक्स का मेथड क्या करता है, थोड़ी देर पहले हमने बताया था, क्या करता है इंडेक्स का मेथड, इंडेक्स फाइंड करता है किसी भी स्पेसिफिक स्ट्रिंग का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग किसका इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं, हम यहाँ पर सबसे पहले तो पूरी अपनी स्ट्रिंग का इंडेक्स फाइंड कर रहे हैं। इसके अंदर हम ले रहे हैं हेलो को, ठीक है। हेलो यहाँ पर कहाँ पर मौजूद है, सबसे पहले तो शुरू के अंदर मौजूद है ये, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं लेंथ। अब हेलो की लेंथ क्या है, लेंथ है इसकी 5, और उसके बाद हमने पूरी की पूरी स्ट्रिंग की लेंथ ले ली। अब हमारी पूरी की पूरी स्ट्रिंग की लेंथ है 29, जो हमारे पास आउटपुट के अंदर शो अप हुआ था। ज़रा सर वापस टर्मिनल पर आउटपुट दिखाइएगा। तो ये देख रहे हैं मेरे पास जो ये 14 है, 14 ये वो वाला 14 है जो कि सेकेंड टाइम हेलो आ रहा है हमारी पूरी की पूरी स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। और ये जो 29 है ये मेरी पूरी स्ट्रिंग की लेंथ है, और ये जो 5 है ये फर्स्ट वाला हेलो, सिंपल ऐसा, ठीक है। अच्छा, अब फाइंड और इंडेक्स के अंदर क्या डिफरेंस है वो देखें, यहाँ नीचे लिखा हुआ है। इंडेक्स क्या करता है, फाइंड सब स्ट्रिंग रेज एरर इफ नॉट फाउंड, ठीक है, एरर रेज करता है अगर नहीं मिलता। फाइंड क्या करता है, फाइंड सब स्ट्रिंग करता है, फाइंड भी, ठीक है, और अगर ना मिलने पे क्या रिटर्न करता है, -1, ठीक है। तो अब आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपको मल्टीपल अकरेंस फाइंड करने हैं तो यहाँ पे इन्होंने रिकमेंडेड क्या लिखा हुआ है, लूप।
ठीक है, आप लूप को यूज़ करें। आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ को जहन में रखिएगा, हर मेथड का नाम अपने काम को डिफाइन कर रहा है। फाइंड का मेथड क्या कर रहा है, किसी स्पेसिफिक वैल्यू को फाइंड करने में आपकी मदद कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास स्प्लिट का मेथड है। स्प्लिट का मेथड क्या कर रहा है, वैल्यू को तोड़ने में हमारी मदद कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर एक और मेथड भी है। और कौन कौन सा मेथड है भाई, ज्वाइन का मेथड है। ज्वाइन का मेथड क्या कर रहा था, दो वैल्यूज़ को या फिर दो स्ट्रिंग की वैल्यूज़ को ज्वाइन करने में हमारी मदद कर रहा था। और रिप्लेस है, रिप्लेस क्या कर रहा था, वैल्यूज़ को रिप्लेस करने में हमारी मदद कर रहा था। तो सिंपल एज दैट, हर स्ट्रिंग का जो भी मेथड है वो अपने काम को डिफाइन कर रहा है अपने ही नाम से। सो आप सिंपल एज दैट जो भी नाम है उसकी वैल्यू को सबसे पहले अपने दिमाग में सोचें। इन उर्दू मतलब स्प्लिट को हम उर्दू में क्या कहेंगे, तोड़ना। ज्वाइन को क्या कहेंगे, जोड़ना। तोड़ना, जोड़ना। और क्या है, और क्या है, रिप्लेस, रिप्लेस तब्दील करना। और इसके बाद क्या है, फाइंड। फाइंड का मतलब ढूंढना। 4 हो गए। और इंडेक्स, इंडेक्स, इंडेक्स को क्या कहेंगे भाई हम उर्दू में जी, फहरिस्त, प्योर उर्दू का वर्ड। अच्छा जी, फहरिस्त, फहरिस्त के अंदर से कोई स्पेसिफिक मतलब जो एक वर्ड है उसकी कोई स्पेसिफिक इंडेक्स फाइंड करना है, फिर फहरिस्त फाइंड करना है किस जगह पर ये स्पेसिफिक करेक्टर या फिर वैल्यू मौजूद है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड होके ना, मैं कोशिश करूँगा जो प्योर एग्जाम्पल हो उसको कोड पे करूँ, बाकी जो डिफाइन करने वाली है वो कॉलम पे ही कर दूँ, ठीक है। अब देखें, काउंट का मेथड आया है, नाम जैसा नाम वैसा काम, ठीक है। काउंट के मेथड्स या नाम से आपको क्या लग रहा है, क्या काम करेगा भाई? उर्दू में क्या कहेंगे हम काउंट को, गिनना। तो काउंट का क्या मतलब है, गिनना। यहाँ पर हम किन चीज़ों को गिन रहे हैं, स्ट्रिंग्स की वैल्यू को। तो मैंने काउंट के अंदर देखें यहाँ पे लिखा हुआ है माई स्ट्रिंग डॉट काउंट। मैं अगर जूम कर दूँ, ठीक है, हेलो। अब ये मेरी स्ट्रिंग के अंदर से हेलो को काउंट करेगा, कितनी दफ़ा लिखा हुआ है, कितनी दफ़ा लिखा हुआ है हेलो, 2 दफ़ा। तो इसने रिटर्न क्या कर दिया मेरे पास इस पॉइंट पे, 2, ठीक है। बात यहाँ तक क्लियर है। अब ये फाइंड हमने काउंट किया है पी। अब आप पी को काउंट करो, पी कितनी दफ़ा लिखा हुआ है हमारे पास, पाकिस्तान में 1 ही बार, ठीक है। देन ओ हमारे पास कितनी दफ़ा आ रहा है, 2 दफ़ा, ठीक है। फिर मैंने दोबारा लिखा स्मॉल एच के अंदर हेलो। अब क्योंकि ये केस सेंसिटिव है तो ये मेरे को क्या रिटर्न कर देगा, 0, ठीक है, कि एक भी बार नहीं लिखा हुआ। ये रहा इसका आउटपुट। जब मैंने लिखा माई स्ट्रिंग डॉट काउंट हेलो तो रिटर्न आया 2, ठीक है। जब मैंने लिखा माई स्ट्रिंग डॉट काउंट पी, रिटर्न आ गया 1। माई स्ट्रिंग डॉट काउंट ओ, रिटर्न आ गया 3। माई स्ट्रिंग डॉट काउंट स्मॉल एच में हेलो तो रिटर्न आ गया 0। अच्छा सर, ये माई स्ट्रिंग दिखा दें ऊपर कौन सी है भाई। माई स्ट्रिंग ये है, माई स्ट्रिंग के अंदर लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, हेलो पाकिस्तान, ठीक है। ये पूरी की पूरी वैल्यू लिखी हुई है। और हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, काउंट के मेथड का इस्तेमाल किया है। काउंट का मतलब ये है गिनना। तो यहाँ पर हम इस वैल्यू के अंदर गिन रहे हैं कि एक वैल्यू कितनी मरतबा मौजूद है। फॉर एग्जांपल हेलो है तो हेलो इस स्ट्रिंग के अंदर कितनी मरतबा मौजूद है, 2 मरतबा मौजूद है। और इसी तरीके से एच है तो एच होगा 4 मरतबा मौजूद है। सो समथिंग लाइक सो। अच्छा जी, अब हमारे पास आए क्या है, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, स्ट्रिंग को फॉर्मेट करना, ठीक है। एक मैं इसका यूज़ केस बताऊंगा आगे चल के, बट अभी नहीं, इसको समझते हैं, ठीक है। क्या है, सिंपल है, हम मॉड्यूलस का ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, यानी परसेंटेज का साइन यूज़ कर रहे हैं। अब फॉर्मेटर्स हमारे पास कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स के साथ होते हैं, लाइक एस से आता है हमारे पास स्ट्रिंग, डी से आता है इंटीजर यानी डेसिमल, इस तरह से और भी होते हैं। एक बार इसको पढ़ लिएगा, ठीक है, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, इसकी डेफिनेशन है। और ये आ गया हमारे पास जो हमारे फॉर्मेटर्स हैं। ये बेसिकली आपके प्लेस होल्डर की तरह काम करता है, ठीक है। कैसे काम करता है वो भी हम देखते हैं। अभी याद कर लेते हैं हमारे पास कौन कौन से फॉर्मेटर्स हैं। परसेंटेज एस क्या फाइंड करेगा, स्ट्रिंग। परसेंटेज डी किसको फाइंड करेगा, इंटीजर यानी डेसिमल, ठीक है। परसेंटेज सी हमारे पास क्या है, कैरेक्टर, कैरेक्टर यानी कोई भी सिंगल कैरेक्टर लाइक ए बी सी डी, ठीक है। देन परसेंटेज एफ यानी फ्लोट वैल्यू, परसेंटेज एन एफ यानी नंबर ऑफ फ्लोट। क्या करेगा, देखें एग्जाम्पल लिखी हुई है,
मैं अगर NF की एग्जांपल लिखूं, पहले फ्लोट की आप एग्जांपल लिखें। पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? 3.141590 एंड देन समथिंग वो चलती रहती है, ठीक है। बट हम चाह रहे हैं कि डेसिमल के बाद यानी पॉइंट के बाद जस्ट 2 हमारे पास इंटीजर आए, तो हम क्या यूज़ करेंगे? NF यानी नंबर फ्लोट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बता दिया 2 आप क्या लाना? फ्लोट लाना पॉइंट के बाद। तो इसने देखे रिटर्न में क्या लाया? 3.14। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल पे आ जाते हैं। इन्होंने देखे 4 वेरिएबल बनाए हुए हैं। मैं यहीं चलूँ या अपने कर्सर पे आ जाऊँ? यहीं चलते हैं, तो ये कोड अच्छा लिखा हुआ है। देखिए 4 इन्होंने वेरिएबल बनाए। नेम टाइप स्ट्रिंग जॉन, एज टाइप इंटीजर 20, फर्स्ट लेटर टाइप स्ट्रिंग, नेम के अंदर से 0 इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर होगा वो आ जाएगा यानी J, ठीक है। देन माई वेट टाइप फ्लोट 70.53200। 70 वाले कौन है भाई? 70 वेट वाले, 70 प्लस। कोई यहाँ पे 150 प्लस है कोई? सर कम बोल दो। नहीं है? 120। शुक्र करें अल्लाह पाक का। भाई अपनी सेहत के ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान दें और ज़रा सा आप स्मार्ट लगें, वही ज़्यादा अच्छा लगता है। सो अब मैं मज़ीद डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, अभी हम कोड के ऊपर ही रहते हैं, ठीक है। अब देखें माई स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाया है। अब इन्होंने कुछ काम यहाँ पे किया है, ट्रिपल कोटेशन यूज़ किए। क्या यूज़ करिए? ट्रिपल कोटेशन। अब देखिए क्या लिखा हुआ है? माई नेम इज़ परसेंटेज इज, यानी अब यहाँ पे जो भी हमारा स्ट्रिंग का वेरिएबल होगा वो यहाँ पे आ जाएगा एज अ, ये क्या यूज़ हो रहा है? एज अ प्लेस होल्डर, ठीक है। देन फर्स्ट लेटर ऑफ माई नेम इज़ परसेंटेज C, यानी जो भी करेक्टर होगा, करेक्टर टाइप होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। एंड आई एम परसेंटेज D, यानी डेसिमल यानी इंटीजर का जो भी हमारे पास वेरिएबल होगा वो यहाँ पे आ जाएगा प्लेस होल्डर को रिप्लेस करके। देन ईयर्स ओल्ड एंड माई वेट इज़ परसेंटेज F, परसेंटेज F यानी जो भी फ्लोट टाइप होगी वो यहाँ आ जाएगी। अच्छा देखिए ट्रिपल कोटेशन बंद करने के फ़ौरन बाद मैंने यहाँ पे टपल पास किया हुआ है। क्या पास किया हुआ है? टपल कैसे पता चला? हमने पैरेंथेसिस के अंदर एक हमने मल्टीपल वेरिएबल पास करे हैं। कैसे पास करें? वही परसेंटेज का साइन लगा के, सिंबल लगा के एक टपल पास किया। अच्छा अब इसको मेरे को कैसे पास करना पड़ेगा? जिस फॉर्मेट के अंदर मैंने प्लेस होल्डर लिखे हैं उसी फॉर्मेट के अंदर पास करने पड़ेंगे। बात समझ आ रही है? यानी अगर पहले स्ट्रिंग लिखा है तो पहले स्ट्रिंग टाइप आएगी, पहले कैरेक्टर लिखा है तो पहले कैरेक्टर टाइप आएगा, देन अगर मैंने इंटीजर लिखा है तो फिर इंटीजर आएगा, फिर फ्लोट, ठीक है। बात समझ आ गई? अब देखें पहले नेम हमारा क्या था? स्ट्रिंग था, हमने लिख दिया। अब ये जाके रिप्लेस कर देगा परसेंटेज S को। फिर फर्स्ट लेटर हमारा कैरेक्टर था, वो हमने लिख दिया। एज हमारे इंटीजर है, ठीक है। फ्लोट हमारी क्या है? वेट, हमने लिख दिया। सिक्वेंशियल टाइप्स के अंदर हमने इसको पास कर दिया। तो जब मैंने इसको रन किया तो मेरा आउटपुट यहाँ पे क्या आया? माई नेम इज़ जॉन, फर्स्ट लेटर ऑफ माई नेम इज़ J, आई एम 20 years old एंड माई वेट इज़ 70.5300200 kg, ठीक है। ये वाली बात समझ आ गई, ठीक है। अब देखें मैं चाह रहा हूँ ये जो फ्लोट है इसमें जस्ट पॉइंट के बाद 2 इंटीजर्स आए, तो कैसे मैं यूज़ करूँगा? जस्ट कुछ नहीं, लास्ट के अंदर मैंने यहाँ पे जब फ्लोट पास कर रहा था तो परसेंटेज के साथ .2 लगा दिया, यानी डेसिमल के बाद 2 कैरेक्टर्स लेना और फ्लोट वैल्यू से लेना, ठीक है। मैंने पास कर दिया, वो हमारा चल गया। अच्छा जी, स्ट्रिंग फॉर्मेटर्स हमारे पास 4 हैं, सिंपल एज दैट। सबसे पहले तो है S। जहाँ कहीं भी आप परसेंटेज S को देखेंगे तो इसका मतलब ये है कि कोई स्पेसिफिक वेरिएबल है और उसके अंदर आपने कोई स्ट्रिंग की वैल्यू को स्टोर किया हुआ है। अगर आप उस वेरिएबल के नाम को पास नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं कि भाई आप सिर्फ इस वेरिएबल की वैल्यू को डायरेक्टली डिनोट करें, तो उसके लिए हमारे पास एक स्ट्रिंग फॉर्मेटर है जिसको हम कहते हैं S, ठीक है। और S से पहले हम लगाते हैं परसेंटेज का साइन। इसी तरीके से हमारे पास कोई इंटीजर वैल्यू है इन द डेसिमल फॉर्मेट, तो इसके लिए मैं लगाऊंगा परसेंटेज D। और इसी तरीके से अगर मेरे पास कोई और वैल्यू है इन द फ्लोटिंग पॉइंट, तो फिर फ्लोटिंग पॉइंट के लिए मैं लगाऊंगा
क्या लगाऊंगा, परसेंटेज एफ। और अगर मैं फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर से लास्ट वाली वैल्यूज़ को निकालना चाहता हूँ, सिर्फ शुरू वाली वैल्यूज़ को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर लगाऊंगा डॉट एन एफ। इट मीन दो फ्लोटिंग पॉइंट विद अ नंबर डेसिमल वैल्यू। ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि हमें टपल भी किस में पास करना होगा, सीक्वेंस में पास करना होगा। ठीक है, जिस सीक्वेंस में आपने प्लेस होल्डर दिए हैं उसी टाइप की सीक्वेंस आपको फॉलो करनी होगी। बट क्या हो अगर मैं रैंडम स्कोर दे दूँ, ऑर्डर के अंदर रैंडमाइज कर दूँ। मैंने देखे क्या किया हुआ है, टेक्स्ट सारा वही है माय स्ट्रिंग, जस्ट मैंने जब टपल पास किया है तो पहले मैंने फ्लोट दे दिया, फिर इंटीजर दे दिया, देन स्ट्रिंग और फिर कैरेक्टर। तो इसने मेरे को क्या एरर रेज किया, टाइप एरर। ठीक है, यानी अगर आप ये प्लेस होल्डर वाला काम कर रहे हैं तो ऑर्डर को मेंटेन करना कंपलसरी है। बात क्लियर है? आगे चलते हैं। अब देखें, स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट का एक हमारे पास मेथड होता है, वो भी बेसिकली काम यही कर रहा होता है। दोनों का काम सेम है, या तो आप परसेंटेज लगा के प्लेस होल्डर लगा लें या डॉट फॉर्मेट करके वो काम कर लें। अब देखिए फॉर्मेट के अंदर हमने काम क्या किया हुआ, मैंने बनाया माय स्ट्रिंग, उसके अंदर देखें प्लेस होल्डर मैंने जस्ट कर्ली ब्रेसेस दिए हुए, खाली एम्प्टी, यानी माय नेम इज कर्ली ब्रेसेस एम्प्टी एंड आई एम कर्ली ब्रेसेस ईयर्स ओल्ड। ठीक है, बाद मैंने लिखा डॉट फॉर्मेट। ठीक है, मैंने क्या लिखा, डॉट फॉर्मेट, और उसके अंदर अब मैं क्या पास कर रहा हूँ, अपने मल्टीपल वेरिएबल्स जो भी प्लेस होल्डर को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, अब मैंने फॉर्मेट के अंदर पहले एज लिख दिया और फिर लिख दिया नेम। ठीक है, तो अब क्या होगा, क्या हमारा जो आउटपुट होगा सही हो जाएगा, यानी माय नेम इज़ जॉन एंड आई एम 20 ईयर्स ओल्ड होगा? नहीं होगा। इसके अंदर ऑर्डर मैटर करता है, जिस ऑर्डर में, अच्छा देखें परसेंटेज वाले में अगर आप ऑर्डर फॉलो नहीं करते तो वो आपको एरर रेस करता है। फॉर्मेट के अंदर अगर आप ऑर्डर फॉलो नहीं करते तो जिस ऑर्डर में आपने पास किया हुआ है वो उसी ऑर्डर में चल जाएगा। यानी अगर मैंने पहले एज पास की हुई है तो पहले यानी प्लेस होल्डर में आ जाएगी एज, फिर नेम पास किया तो दूसरे प्लेस होल्डर के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगी, एज। इस तरह से आउटपुट देख रहे हैं, माई नेम इज़ 20 एंड आई एम जॉन ईयर ओल्ड। ठीक है, और दूसरी लाइन के अंदर मैंने कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या पास कर दिए, इंडेक्सेस। यानी अब मैं अगर ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा तो ये इंडेक्स फॉलो करेगा, यानी माय स्ट्रिंग के अंदर जो पहला मेरा प्लेस होल्डर है उसमें मैंने लिख दिया 1। ठीक है, यानी जो भी इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर वेरिएबल है वो आ जाए, और दूसरे प्लेस होल्डर में 0 जो भी इंडेक्स नंबर 0 पे है वो आ जाए। तो अगर मैं इसका आउटपुट देखूँ तो वो सही हो गया, माय नेम इज़ जॉन एंड आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। फॉर्मेट क्लियर है? ठीक है, बट रिकमेंडेड क्या है, रिकमेंडेड आप लोगों को ये है कि आप यूज़ करें एफ स्ट्रिंग को। एफ स्ट्रिंग क्या है, आपकी रीडेबिलिटी उसमें अच्छी हो जाती है, बेसिकली सबसे अच्छा काम इसमें ये। एफ स्ट्रिंग सिंपल इज दैट क्या है, आपने जस्ट स्ट्रिंग से पहले एफ लगाना है और कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप डायरेक्टली उस वेरिएबल को लिखें, कोई झंझट नहीं कि आपको ऑर्डर फॉलो करना है या कुछ काम करना है, वो कैसा आएगा, इंडेक्सिंग लगानी है, कोई ऐसा काम नहीं, जस्ट आपने वेरिएबल डायरेक्टली लिख दिया वो वहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, ये बैकटिक्स की रिप्लेसमेंट है। जैसे हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट के अंदर हम बैकटिक्स का इस्तेमाल करते थे ना, अगर हम डायनामिक वैल्यू लेना चाहते हैं, किसी वेरिएबल को किसी स्ट्रिंग के अंदर पुट करना चाहते हैं तो हम बैकटिक्स का इस्तेमाल करते थे। एग्जैक्टली यहाँ पर हमारे पास एफ स्ट्रिंग है जो कि वही काम अंजाम दे रही होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में देखें एफ आर, यानी वो रो स्ट्रिंग। रो स्ट्रिंग अभी क्लियर करते हुए आए तो ज़्यादा दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेक दे दो। ब्रेक का टाइम नहीं है, 2 घंटे की ऑलरेडी क्लास है। सर प्लीज। ये चलते चलते बंद हो गया क्या? अच्छा, चलें, खैर हो गई, वैसे खैर नहीं हुई, काफ़ी गर्मी हो गई है। अच्छा, ज़रा सा सब्र करें, बस थोड़ी ही क्लास रह गई है। ऑलरेडी 25 मिनट की क्लास हो गई है। आधे घंटे के बाद आप सुकून से अपना ब्रेक घर पे एंजॉय करें। अच्छा, देख लेते हैं, ये ऑटोमेटिकली बंद हुए हैं तो अब ये खुल गए तो अच्छा, बंद किए हैं पीछे से किसी ने? नहीं बंद हुए, पूरे सबके बंद है पीछे से। आप देख लें, लड़कों के सारे फैन चल रहे हैं और इस तरफ में एक फैन नहीं चल रहा। ये भाई जन्नती है ना सारे।
समझ रहे हैं आप लोग? सब जन्नती सारे जन्नती वहीं पे अच्छा चलें कंटिन्यू करते हैं हम अपने सेशन को। चले जी, पूल ऑफ स्ट्रिंग लिटरल्स इन पाइथन। ठीक है, अब ये जितनी भी डिस्क्रिप्शन है आप इसको पढ़ लीजिएगा। कैसे पढ़ेंगे? अच्छा ये सिंपल इज दैट, इसमें कुछ नहीं है, आईडी के साथ काम हो रहा है, यानी रेफरेंस के साथ। देखें हो क्या रहा है, मैंने दो वेरिएबल बनाए, ए उसके अंदर क्या लिखा हेलो, वेरिएबल बी उसके अंदर भी लिखा हेलो। ये सर जब मैंने आईडी का फंक्शन बेसिकली आपको क्या रिटर्न करता है, मेमोरी के अंदर जो इसकी लोकेशन होती है, यानी ये जहाँ पे स्टोर हुआ है वेरिएबल, वो लोकेशन लाके देता है। तो जब मैंने इन दोनों वेरिएबल अलग अलग हैं बट उनकी वैल्यू सेम है, ये सर जब मैंने इसकी आईडी प्रिंट करना चाहिए तो दोनों की आईडी क्या है, सेम है। ठीक है, इट्स मीन के जो आपकी स्मॉल स्ट्रिंग्स होती हैं उसकी आईडी अगर वैल्यू उसकी सेम होती है तो ये आईडी उसकी सेम कर देता है। अब आगे चलते हैं, मैंने ए के अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग को प्लस किया तो क्या आईडी चेंज हो जाएगी? हो जाएगी सर। नहीं होगी, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर अभी कोई चेंजेस नहीं आए। ठीक है, जब मैंने सी की आईडी देखी, सी के अंदर ए प्लस एम्प्टी स्ट्रिंग किया तो सी भी क्या हो गया, हेलो हो गया। तो इट्स मीन के सी की आईडी भी सेम ही होगी क्योंकि कोई चेंजेस नहीं आए। इन केस अगर मैं कोई चेंजेस करता हूँ, लाइक मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग की जगह स्पेस पास कर दिया, तो अब उसकी आईडी चेंज हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ स्पेस पास कर। अब इंटरनिंग इन पाइथन, व्हाट इज इंटरनिंग, ये सारी चीज़ें आप पढ़ते रहिएगा। ठीक है, ये भी बेसिकली काम वही करता है, उसकी आईडी आपको निकाल के देता है और कुछ नहीं। ठीक है, आईडी वो चेक करता है क्या वो मौजूद है तो ट्रू रिटर्न कर देगा, नहीं सर ये आइडेंटिटी ऑपरेटर। ये वही है, आपकी सारी आईडी निकाल के देगा। दोनों आईडी और ये इंटरन सेम है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये वाला काम देखें, मैं कह रहा हूँ ए इज़ बी, ये जो इज़ है ये एक स्पेशल कीवर्ड है, यानी मैं कहना चाह रहा हूँ ए और बी सेम है। क्या दोनों सेम है? यस, दोनों सेम है ना, दोनों के अंदर हेलो मौजूद है। तो इसने ये आईडी की बेस के ऊपर ये चेक करेगा, इसका कीवर्ड आपकी इसकी आईडीज़ को चेक करेगा। अगर आईडी सेम होगी तो रिटर्न करेगा ट्रू, आईडी डिफरेंट होगी तो रिटर्न कर देगा फॉल्स। सर ये हेलो को लिस्ट में लिखेंगे ऑब्जेक्ट बना के। हेलो को अगर लिस्ट में लिखेंगे, सर फिर वो सेम नहीं होगा। अगर हेलो को लिस्ट में लिखेंगे तो आईडी चेंज हो जाएगी ना, एक स्ट्रिंग है और एक हेलो। ठीक है, सर दोनों को अगर करें, दोनों को लिस्ट में लिख देंगे तो भी डिफरेंट ही रहेगी आईडी। क्यों? क्योंकि लिस्ट एक अलग अलग मेमोरी स्टोर करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे एक चीज़, अगर मेरी स्ट्रिंग लेंदी हो यानी लॉन्ग स्ट्रिंग हो तो क्या आईडी सेम होगी? नहीं, जस्ट जो आईडी सेम वाला काम है ये जस्ट स्मॉल स्ट्रिंग्स के ऊपर काम करता है। अगर आपकी स्ट्रिंग लेंदी है या लंबी है तो उसकी आईडी हमेशा डिफरेंट रहेगी, चाहे वैल्यू सेम रहे। सर मैंने लंबा स्ट्रिंग भी किया तो उसमें भी सेम था। ये देख लेना, अगर मेरी स्ट्रिंग लॉन्ग है तो दोनों की आईडी डिफरेंट है। हाँ सर ठीक है, अब आगे चलते हैं। मेरा भी गलत ही आया था, गलत। ये सारा पूल ऑफ स्ट्रिंग वही है, आईडी के साथ काम हो रहा है, इसको एक बार घर पे देख लिएगा। ये वही आपकी इसकी मैंने लूप चलाया था जो शुरू में मेथड्स फाइंड करने के लिए, ये सिंपल वही काम हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये सारे आपके मेथड्स हैं। इन मेथड्स में से आप देख लिएगा कौन कौन से हमने कवर कर लिए, जो रह गए वो आप खुद से कर लिएगा। अब हमारे पास क्या आ रहा है, ठीक है, अब हम टाइप्स के साथ खेलना शुरू कर रहे हैं। स्टैटिक का कीवर्ड क्या है? सर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। अगर मैं हेलो को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आउटपुट सही आएगा? वो स्ट्रिंग है। क्या होगा? सर वो स्ट्रिंग होगा ना। सर वो स्ट्रिंग है ना, वो स्ट्रिंग कौन वो हेलो को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो हेलो 3 हो जाएगा। क्या आउटपुट आएगा? सर हेलो है स्ट्रिंग उसका आउटपुट 3 दफ़ा हेलो आएगा। ठीक है, वो मल्टीप्लाई कर देगा। इट्स मीन कि आप स्ट्रिंग को अगर इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाइड वैल्यू आ जाती है, उतनी दफ़ा वो स्ट्रिंग काउंट हो जाती है। अगर देखें आउटपुट यहाँ पे 3 दफ़ा हेलो आ गया रिपीटेड स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, हेलो 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 यानी 3 से मल्टीप्लाई हो गया। देन
मैं आगे चलूँ यूजिंग रिपीटिशन विजुअल सेपरेटर्स। मैं कह रहा हूँ स्ट्रिंग है हमारी माइनस को मल्टीप्लाई करा दो किससे 30 से, तो क्या होगा 30 टाइम हमारा क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। सही है, ऐसा ही है। देन मैं कह रहा हूँ स्टैरिक, ठीक है स्ट्रिंग है और स्टैरिक को मल्टीप्लाई करा दो 5 से, तो क्या आएगा 5 टाइम स्टैरिक आ जाएगा। देन मैं टेस्ट को मल्टीप्लाई करा रहा हूँ 0 से, तो क्या होगा एक बार भी नहीं आएगा इसे, 0 क्योंकि 0 हो जाएगी ना एम्प्टी स्ट्रिंग। यस, क्यों? क्योंकि 0 से क्योंकि मल्टीप्लाई कोई भी करवा रहे चीज़ हैं। 0 से डिवाइड होती है तो वो zero हमेशा से एम्प्टी हो जाती है। Yes. ठीक है, तो अगर 0 को अगर आप एम्प्टी से मल्टीप्लाई करवाएंगे, सॉरी 0 को स्ट्रिंग से मल्टीप्लाई कराएंगे तो एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। Yes. क्लियर है ये वाली बात? Yes. आगे चलते हैं। ये जितने भी आपके पास ये डिस्क्रिप्शन लिखे हुए ना, एक बार इसको लाजमी पढ़िएगा। ठीक है, अब देखें इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है। ऑटोमेटिक टाइप को कन्वर्ट कर देता है ये दूसरी टाइप के अंदर। अब वो कैसे करता है, देखें मैंने एक इंटीजर वैल्यू पास करी है, Yes. उस इंटीजर वैल्यू को मैंने फ्लोट वैल्यू से क्या कर दिया प्लस कर दिया या मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस कर दिया। रिटर्न अब ये क्या करेगा, मुझे फ्लोट टाइप रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि 10 प्लस 5.5 रिटर्न क्या होगा 15.5। ठीक है, क्या रिटर्न कर रहा है, फ्लोट रिटर्न कर रहा है। यानी इसने क्या किया, इंटीजर को कन्वर्ट कर दिया फ्लोट में। कौन सी टाइप कास्टिंग यूज हुई, इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग। क्लियर है वाली बात? अब इंटीजर को हम कॉम्प्लेक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इट्स मीन कि हमने 7 प्लस 3j करेंगे तो रिटर्न क्या होगा, कॉम्प्लेक्स टाइप रिटर्न होगी, 7 प्लस 3j ही रिटर्न होगा। ठीक है, इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग हो रही है, ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्ट्स हो रही है हमारे पास। आगे चलते हैं। क्या हम स्ट्रिंग के साथ इंटीजर को प्लस कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। स्ट्रिंग और इंटीजर कभी भी आपस में प्लस नहीं हो सकते। इट्स मीन कि इसके ऊपर इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग नहीं चल सकती। बात क्लियर है? अच्छा, जो टाइप कास्टिंग होती है वो हम स्पेसिफिक कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि मैं स्ट्रिंग से स्ट्रिंग के टाइप को मैं फ्लॉट के अंदर कन्वर्ट कर दूँ, तो जो भी मेरा वेरिएबल होगा मैं वेरिएबल के साथ फ्लॉट के फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा। तो क्या होगा, जो मेरी स्ट्रिंग की वैल्यू होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी फ्लॉट के अंदर। तो मेरे पास 3-4 किस्म के फंक्शंस हैं। एक str है विच इज़ स्ट्रिंग, इसी तरीके से मेरे पास फ्लॉट है विच इज़ float फ्लॉट, int है इंटीजर, और कॉम्प्लेक्स हैं। जितनी टाइप्स हैं उतने फंक्शंस हैं। इतने फंक्शंस हैं। ठीक है, अब देखें मैंने 2 वेरिएबल्स बनाए हुए, नंबर स्ट्रिंग 100, नंबर इंटीजर 5। नेक्स्ट लाइन में देखें हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, यानी किसी फंक्शन के थ्रू हम टाइप कन्वर्जन कर रहे हैं। पहले मैंने क्या किया, स्ट्रिंग नंबर को कन्वर्ट कर लिया इंटीजर में, किसके थ्रू, इंटीजर का फंक्शन लगाते हुए। ठीक है, किसी भी फंक्शन यानी टाइप के फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू आप पास करते हैं तो वो कन्वर्ट कर देता है उसको उसी टाइप के अंदर। ठीक है, तो अब हम इसको कॉन्केटिनेट कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। नहीं, स्ट्रिंग टू नंबर, दोनों स्ट्रिंग और नंबर आपस में प्लस नहीं हो सकते। कॉन्केटिनेट यानी अगर कॉन्केटिनेट प्लस से करते हैं ना तो दोनों नहीं हो सकते, नहीं होगा। आपको एक्सप्लिसिट पहले टाइप कास्ट करना पड़ेगा। यानी मैंने स्ट्रिंग को पहले नंबर में कन्वर्ट किया और 100 प्लस 5 हो गया, क्या होगा आपको 105। देन मैंने नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। ठीक है, नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया तो 100 प्लस 5 हो जाएगा 105। ठीक है, क्योंकि दोनों क्या हो गई, स्ट्रिंग हो गई, ये आपस में क्या होगी, कॉन्केटिनेट हो गई। अब देखते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग हमारे पास कितनी टाइप्स की होती है। पहली होती है इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, बूलियन, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, और जितनी टाइप्स आपके पास होती है हर टाइप का एक फंक्शन होता है, क्योंकि हर टाइप की एक क्लास होगी, उस क्लास का एक फंक्शन होगा, तो आप ये काम कर सकते हैं। आगे चलते हैं, इंटीजर में कन्वर्जन देख लिया। मैं जब फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा तो ये डेसिमल के बाद वाली वैल्यू को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, यानी इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। सही है, 9 आ गया हमारे पास रिटर्न 9.8 का। ये वाली बात समझ आ गई इंटीजर का एक्सप्लिसिट कास्टिंग।
देन क्या मैं स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर सकता हूँ? स्ट्रिंग नो। कर सकता हूँ, कैसे? बिल्कुल मैं कर सकता हूँ, बशर्त ये है कि स्ट्रिंग के अंदर आपके पास नंबर ही मौजूद होने चाहिए। यस। अगर कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर या कोई कीवर्ड उसके अंदर लिखा हुआ है स्ट्रिंग के अंदर तो वो नहीं चेंज करेगा, ठीक है। जैसे मैंने स्ट्रिंग के अंदर 1 2 3 लिखा हुआ था और जब उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया तो वो कन्वर्ट हो गया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कोई कैरेक्टर लगा देता, अब नहीं होगा। अब नहीं होगा ये, अब क्या कर देगा, एरर रेज करेगा, ठीक है। आगे चलें, इसका आउटपुट एक बार देख लेते हैं अगर कनेक्ट हो जाए तो। ठीक है, आगे वैल्यू एरर, आप क्या नहीं कर सकते, स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखें, बूलियन को क्या मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। ट्रू की एक वैल्यू है, फॉल्स की एक वैल्यू है। ट्रू रिप्रेजेंट करता है आपकी सारे पॉजिटिव कैरेक्टर्स को, यानी 1 2 3 जितने भी अगर आप पॉजिटिव्स होंगे वो सारे आपके क्या होंगे, ट्रू। बट जैसे ही वो 0 या 0 से नीचे जाएंगे यानी माइनस में जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स। बात क्लियर है जी? यस। नहीं, नेगेटिव फॉल्स है। मैं अगर आपको करके दिखा दूँ, अभी जब बूलियन पे आएंगे मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल तो इंटीजर में जब कन्वर्जन करेंगे तो 0 और 1 रिटर्न करेगा, जब ये काम आप बूलियन में करेंगे तो ये पता चल जाएगा क्या काम है। फ्लोट कन्वर्जन देखते हैं, जब मैं इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करूँगा तो क्या रिटर्न करेगा, फ्लोट रिटर्न करेगा। कैसे, अगर 5 को मैं फ्लोट में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, रिटर्न क्या आएगा मेरे पास, 5.0। यहाँ तक क्लियर है? यस। आगे चलते हैं। क्या मैं स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, बशर्त ये है कि स्ट्रिंग के अंदर क्या हो, फ्लोट वैल्यू हो, ठीक है, नंबर्स हो। अब कन्वर्जन ऑफ स्ट्रिंग देखते हैं। क्या मैं नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकता हूँ? यस। बिल्कुल कर सकता हूँ, जस्ट वो कोटेशन लग जाएंगी और कुछ नहीं होगा। देन ट्रू और फॉल्स को क्या मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकता हूँ, यानी बूलियन को? बिल्कुल कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। वो ट्रू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, फॉल्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा जिस कोटेशन लगाते हुए, ठीक है। अब आ जाते हैं बूलियन पे। जो आपका सवाल था वो यहाँ आप क्लियर होगा। देखें, जब मैंने बूल के फंक्शन के अंदर 1 पास किया तो वो आउटपुट के अंदर क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, यानी पॉजिटिव वैल्यू थी तो ट्रू रिटर्न हो गया। 0 का मतलब क्या था, फॉल्स, फॉल्स रिटर्न हो गया। बूलियन के अंदर जब मैंने नेगेटिव वैल्यू पास करी तो रिटर्न क्या आ गया, एक सेकेंड, ओके, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया था आपकी, ठीक थी। क्या है, नॉन ज़ीरो वैल्यूज सारी क्या होती हैं, ट्रू। नॉन ज़ीरो यानी नेगेटिव वाली सारी ट्रू होती हैं। और अगर एम्प्टी कोई होता है तो वो क्या होता है, फॉल्स। यानी एम्प्टी स्ट्रिंग हमारे पास क्या था, फॉल्स, ठीक है। अगर स्ट्रिंग के अंदर मैं कुछ पास कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, ट्रू। इसी तरह एम्प्टी लिस्ट हमारे पास क्या होगी, फॉल्स, और लिस्ट के अंदर कुछ पास कर दूं तो ट्रू। अब इसी तरह लिस्ट एंड टपल, मेरे पास ये टपल टाइप है, इसको मैं लिस्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। वो जिस टपल को क्या कर देगा, लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा और उसको म्यूटेबल बना देगा, ठीक है। आगे देखते हैं, मैं लिस्ट को सेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। अगर लिस्ट के अंदर कोई रिपीटेड वैल्यू या डुप्लीकेट्स होंगी तो वो सेट के फंक्शन में आके रिमूव हो जाएंगी और हमेशा यूनिक वैल्यूज़ को वो स्टोर करके रिटर्न कर देगा, इस तरह से, ठीक है। ये वाली बात क्लियर हो गई। डिक्शनरी कन्वर्जन, क्या मैं डिक्शनरी को कन्वर्ट कर सकता हूँ, डिक्शनरी के फंक्शन में कैसे बनाऊँगा? अब देखें, आपके पास एक लिस्ट ऑफ टपल है, लिस्ट ऑफ टपल यानी टपल के अंदर मैंने 2 इंडेक्स दिए हैं। पहले इंडेक्स पे आपका लाइक कोई भी की रख लें और दूसरे इंडेक्स पे आप रख लें वैल्यू। जब इसको डिक्शनरी के फंक्शन में चलाएंगे तो ये टपल क्या हो जाएगा, जो 0 इंडेक्स होगा वो की पे आ जाएगा, जो इंडेक्स 1 पे होगा वो वैल्यू पे आ जाएगा। बात क्लियर है ये? ठीक है। डिक्शनरी के अंदर क्या होता है आपके पास, की वैल्यू पेयर्स होते हैं भाई डिक्शनरी के अंदर।
डिक्शनरी के अंदर हमारे पास जो पहली वैल्यू होती है विच इज़ द की, एंड देन हम हर एक की को एक यूनिक वैल्यू असाइन करते हैं। सो ये हमारी डिक्शनरी बन गई, और डिक्शनरी एक ऑब्जेक्ट की शेप को भी डिनोट करती है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे मेरे पास लिस्ट ऑफ टपल है। ठीक है, पहले टपल के अंदर मेरे पास है नेम और एलिस, दूसरे टपल के नाम है एज और 25। जब मैं इसको डिक्शनरी के फंक्शन में यानी डिक्ट के फंक्शन में पास करूँगा इस लिस्ट को, तो ये क्या करेगा, इस लिस्ट में से टपल उठा के ये पहला की एंड वैल्यू पेयर बना देगा, और दूसरा टपल क्या होगा कि आपकी दूसरा की एंड वैल्यू पेयर हो जाएगा। यानी देखें रिटर्न नेम की एलिस उसकी वैल्यू, नेम एज की और 20 उसकी वैल्यू। ये वाली चीज़ क्लियर है? यस सर। डिक्शनरी के अंदर आपको टपल बनाना पड़ेगा। अगर आप टपल हटाते हैं तो वो रन नहीं होने वाला। टपल के अंदर भी 2 इंडेक्स होंगे की एंड वैल्यू से। ठीक है, अब आते हैं कॉम्प्लेक्स कन्वर्जन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्या होती है आपकी, बेसिकली इमेजिनरी और रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब देखें मैंने जब 5 को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना चाहूँगा, ठीक है, तो क्या होगा, 5 प्लस 0 जे क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स की कोई वैल्यू मैंने नहीं लिखी हुई, तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट क्या ले ली, 0। ठीक है, 5 प्लस 0 जे कन्वर्जन हो गई कॉम्प्लेक्स में। इसी तरह मैं कॉम्प्लेक्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँगा तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। स्ट्रिंग में तो हर टाइप का डेटा आ जाता है ना। ठीक है, ये मेज हटवा दें, आउटपुट नजर नहीं आ रहा। सर ठीक है, अभी आ रहा है नजर सर जी। जो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम जे लिखते हैं साथ में, तो जे के अलावा कुछ जैसे सी डी ये सिर्फ जे दे सकते हैं, तो क्यों जस्ट ऐसा जी, क्यों? कॉम्प्लेक्स में जे आता है, जे का मतलब ये तो आपको फिर मैथ्स की क्लास लेनी पड़ेगी। स्पेसिफिक वैल्यू डिफाइन की हुई है, सो इसका सिंटेक्स है ये जी। मैथ्स के अंदर जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रीड कर रहे होते हैं तो एक आपके पास इमेजिनरी नंबर होता है, एक आपके पास रियल नंबर होता है। अब क्योंकि मैं मैथ का टीचर इतना अच्छा नहीं रहा, पहले कभी था, अब नहीं हूँ, तो मैं इसको एक्सप्लेन सही से नहीं कर पाऊँगा। भैया माशाल्लाह से हमजा भाई बहुत लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं। आप इनको भी जानते नहीं हैं, या आपको अभी स्टेज के ऊपर थोड़ा सा ऐसे बैठे बैठे नजर आ रहे हैं। क्लिक मेरे को ज़ोरदार तालियां बजाएं। ये इनके घर में पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन एजेंटिक आई का डेवलपर है, जो इनका सगा भाई है, तो जिसका पाइथन का एक्सपीरियंस रफली 10 से 15 साल का है। सो समझ रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि एक स्प्रिंग अपनी नॉलेज को स्प्रेड तो करती है ना घर के अंदर, तो ये माशाल्लाह से काफ़ी चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। सो इनको पाइथन काफ़ी अच्छे से आती है। ठीक है, अब देखें क्या हुआ, हमने पहले नंबर को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट किया, अब उसी कॉम्प्लेक्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, हो गया। अब क्या मैं स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर सकता हूँ? नहीं, अभी तो देख के आए स्ट्रिंग नंबर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो इसलिए यहाँ पे कन्वर्ट हुआ ही नहीं। ठीक है, एरर आ गया। कंक्लूजन क्या था वो देख लेते हैं। इम्प्लिसिट कन्वर्जन जो होती है ऑटोमेटिकली होती है, और क्या होती है, उसमें कोई डेटा लूज नहीं होता। सही है, बात समझ आ रही है? ठीक है। एक्सप्लिसिट कास्टिंग में क्या होते हैं, आपके एक्सटर्नल फंक्शंस होते हैं लाइक इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग एक्सेट्रा फॉर मैनुअल कंट्रोल्स। आप इसको मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं। तो बी केयरफुल व्हेन कन्वर्टिंग स्ट्रिंग, अवॉइड इनवैलिड फॉर्मेट और एरर्स। सही है, बात क्लियर हो गई। इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है, सॉरी चैप्टर 4। अच्छा जी, आप लोगों की असाइनमेंट है, आपने चैप्टर 5, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 ये 3 सिंपल चैप्टर्स हैं। आपने घर से इसको रीड कर कर आना है, और साथ ही साथ इसकी प्रैक्टिकल कोडिंग एग्जाम्पल्स बनानी है, और उन एग्जाम्पल्स को कहाँ पर पुश करना है, आपने गिटहब के ऊपर पब्लिश करना है। एंड देन आई विल शेयर अ फॉर्म एंड यू हैव टू फिल आउट द फॉर्म ऑन टाइम, ठीक है, सो डैट कि हम उसको चेक कर सकें आपके काम को। तो अच्छा, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो सुनकर जाएं। एक सर जिया ने आप लोगों को असाइनमेंट दिया हुआ है जो हर क्लास के लिए सेम है। वो क्या है, आप पैनावर्सिटी की गिटहब रेपो पे आएंगे,
देन लर्न मॉडर्न AI पाइथन पे आने के बाद आपको आना है क्लास प्रोजेक्ट्स पे, ठीक है। क्लास के प्रोजेक्ट्स में जब आप आएंगे तो यहाँ पे एक स्टेप 2 है, क्या है, पासवर्ड स्ट्रेंथ मीटर। और पहला पहला जो था आपका कौन सा है, यूनिट कन्वर्टर, वो आपने आई होप के बना लिया होगा। सर ये तो आप कराते हैं ना सर? जी ये मेरे प्रोजेक्ट में भी शुरू वाले आई थिंक दूसरे और तीसरे दिनों में मैंने ये 2 प्रोजेक्ट करवाए हैं। कहने का मकसद ये है कि आपने ये वाले प्रोजेक्ट मस्ट करने हैं और करने के बाद यहीं पर फॉर्म इसका फिल आउट कर देना है। इसी के लास्ट में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा ये वाला। सो आपने जो पहले 9 प्रोजेक्ट्स दिए गए थे वो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए थे, आपको उन्हें सबमिट नहीं करना, आपको जस्ट ये वाले प्रोजेक्ट मुकम्मल करने हैं और सबमिट करवाना है। मेक श्योर करें कि रमज़ान कोडिंग नाइट्स की वीडियोस को देखते रहें, प्रोजेक्ट्स बनाते रहें और एक गिटहब रिपॉजिटरी के अंदर उन तमाम तर प्रोजेक्ट्स को स्टोर करते रहें सो डैट आपकी स्किल्स इंप्रूव हों और आपका पोर्टफोलियो बने। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि आपकी जो असाइनमेंट है वो मैंने आपको बता दी है, कॉलैब की नोटबुक 5, 6, 7 इन तीनों को घर जाकर पढ़ना है। इनके अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है उसकी प्रैक्टिकल आपने एग्जाम्पल्स बनानी है और जितना आपको समझ में आ रहा है उतना आप समझ कर आइएगा एंड देन यहाँ पर आकर हम इन तमाम तर टॉपिक्स को क्लियर कर लेंगे। कीप इन माइंड फंडामेंटल्स इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल है तो सब कुछ है, नहीं तो फिर कुछ नहीं। इंशाल्लाह आपसे अगली क्लास में मुलाकात होती है। पीस।